सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बंद, अब से जय हिंद। ठीक है, तो जय हिंद। मजा भी आता है ना लिख के, अंदर से फीलिंग आती है यार। ठीक है। आज का डिस्कशन यार बहुत शानदार रहने वाला है। 16 फरवरी है आज का आईएनए यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से और दिल से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। इस बैलेंस डाइट के अंदर में अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करता हूं, जिसमें जो सोर्स रहते हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, ये सारे न्यूज़पेपर रहते हैं जिसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या रहती है हमारे डिस्कशन की कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहती है बहुत डिटेल में। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को करंट की न्यूज के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का क्या फायदा रहता है कि वो चीज आप लोगों ने पढ़ ली और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया तो फिर भूलोगे नहीं, एग्जाम में सीधा जाकर चौके छक्के मारोगे। तो ये आप लोगों को यहाँ पर चीज देखने को मिलती है। आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है। जिसने आंसर राइटिंग कर ली भाई साहब, वो तो पूरा रणछोड़दास छाछर बन जाता है फिर। ठीक है। यानी कि सब कुछ याद रहेगा, फिर एग्जाम में जाकर बैठोगे, टॉप करोगे। दोस्त सोचेंगे फेल हो गया पर लेकिन टॉप करते हुए नजर आओगे। ओके, बहुत ही शानदार आज का डिस्कशन रहेगा। मोटिवेशनल कोटेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देखेंगे। ग्रीन स्टील वाला आर्टिकल सुनकर आप लोग ये चक्षु खुल जाएंगे, इतना मजा आएगा। इसी में ग्रीन हाइड्रोजन भी बताऊंगा और कोर सेक्टर का वेटेज वो भी स्टील के साथ में कनेक्ट करके आप लोगों को बताऊंगा। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे मूवी देखे ना, शोले, उसमें कौन कौन थे साथ में? अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। यहाँ पर निसार जो मिशन है इसमें भी 2 दोस्त हैं साथ में। बताइए कौन कौन से हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा। आर्टिकल थोड़ा पहले कवर करना था पर लेकिन टाइम नहीं मिला, तो छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ जरूर कवर की जाएगी। ठीक है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, किस किस तरीके से किया जाता है, क्या चक्कर है, पूरा समझेंगे बहुत ही डिटेल में। एक है खनन प्रहरी ऐप। इसको सुनने में कैसा लगता है, किस चीज से रिलेटेड होगा ये बताइए, देखता हूं कौन कौन बता पाता है। APEDA, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। 37 साल पूरे हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक पर्टिकुलर आप लोग बोल सकते हैं डिपार्टमेंट है, समझेंगे पूरा। तर्कस एक्सरसाइज किससे लीड है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। एक है भासिनी मिशन, आखिर क्या है, इसके बारे में समझेंगे। अगर कुछ पता है क्या है तो बताइएगा जरूर। कॉटन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके बारे में बात करूंगा, अगर किसी को अंदाजा है तो बताना। ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे, सुनकर आप लोगों का मजा आने वाला है। इसी के साथ में बीमारू स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, हालांकि अब नहीं रहे, पहले बोला जाता था, अब तो पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो डिस्कशन यार थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है, तो इसलिए पेशेंस बनाए रखिएगा। उन्हें कहते हैं कि पेट ही बांध लेना, मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, इसी के साथ में 4 रहेंगे आप लोगों के नेशनल लेवल की न्यूज़, 3 रहेंगी इकोनॉमी की न्यूज़ और 4 रहेंगी वर्ल्ड की न्यूज़, प्लस एक्स्ट्रा 5 MCQ भी रहेंगे। इसी के साथ में क्वेश्चन रहेगा CSAT का, प्लस एक लेक भी कवर करूंगा जो कि है डल लेक। डल लेक बेसिकली, डल लेक को आभूषण कहा जाता है एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, क्या है समझेंगे। 5 वोकैबुलरी, अंग्रेजी बनाऊंगा, टेंशन मत लेना, वीडियो के एंड में 5 वोकैबुलरी वाला सेक्शन आप लोग का फेवरेट है खासकर। इसी के साथ में आज के SLV कमांडो, जिनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए, तो आप लोग भी टकटकी लगाकर देखना, ताकि शानदार तरीके से आप लोग भी आंसर दो। टकटकी लगाकर देखोगे तभी तो आंसर दोगे, वरना आंसर ही नहीं दे पाओगे। तो क्या करना है, टकटकी लगाकर देखना है। ठीक है। वैसे अगर बात करें, पूरा डिस्कशन सुनने के बाद में बताएगा कौन सा ऐसा सेक्शन था जो सबसे फेवरेट रहता है आप लोगों का। ठीक है, इसी के साथ में इस लेक्चर की PDF हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को मिल जाती है। कहां पर? टेलीग्राम के ऊपर, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना और अपने पास में रख लेना रिवीजन के लिए। और आंसर राइटिंग ग्रुप में जो आंसर लिखते हो जाकर एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी कर लिया करो, बहुत ही कुछ आप लोगों को जानने को मिलता है। ठीक है, और फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी लेक्चर लगता है, अच्छा या बुरा, अपना प्यार दिखा सकते हो, लाइक या डिसलाइक कर अपना गुस्सा दिखा सकते हो। और बाकी कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आज से बंद, किसी भी टाइम आओ जय हिंद लिखना है। ठीक है। इतना शानदार शब्द मिला हुआ यार, फालतू में क्यों अंग्रेज बने घूम रहे हैं। बाकी अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने सजेस्ट किया था, तो इसी तरीके से चीज़ों को करते रहो। खुश रहा करो, थोड़े से मुस्कुराते रहा करो, मुस्कुराने में टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, ना कोई GST लगता है, तो खुश रहोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके दोस्तों, एक बड़ा ही प्यारा सा झूठ सबके द्वारा बोला जाता है कि ये इंसान जो है बिल्कुल परफेक्ट है, हर एक काम को बिल्कुल सही तरीके से करता है, कभी इसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोरा झूठ इस धरती पर कोई होगा नहीं। अगर एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, उसको आलस आता है, जी हाँ ये मान लो उसको आलस आता है, कोई भी काम करने से पहले उसका मन नहीं करता है कि ये काम किया जाए, और ये हर एक के साथ में होता है। और सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर अपने आप को पुश करना। अगर मन नहीं कर रहा है कोई काम करने का, तो 5 मिनट उस काम को करो, भले ही मन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, 5 मिनट बाद देखना आप लोगों का उस काम को करने में मन लगने लगेगा। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है हमारे दिमाग की कि वो पहले किसी ऐसी चीज़ को अपोज करता है जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता है, जैसे कि पढ़ाई करना।
सुबह अगर उठने की बात करें तो आप लोग बोलो अपने दिमाग को कि हाँ 5 मिनट उठ के अभी थोड़ा पानी पी लेते हैं, उठ जाते हैं, उसके बाद में फिर सो जाएंगे। 5 मिनट किताब पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है किताब बंद कर देंगे। आप देखना आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहोगे। रनिंग करने जाना है, एक्सरसाइज करना है, क्या कुछ नहीं है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आएंगे, आज ज़्यादा नहीं करेंगे, 5-10 मिनट करेंगे। जाओ जिम में या फिर जाओ रनिंग करने, आप लोग देखना आप लोग पूरी एक्सरसाइज कर कर आओगे। तो अपने आप को ये चीज़ें आप लोगों को बोलनी है, अपने आप को पुश करना है। अगर लग रहा है कि आप लोगों को मैं बहुत परफेक्ट हूँ, टाइम पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाता हूँ, मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती, मेरी ज़िंदगी बड़ी नहीं कहते मलाई मार के चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी चल रही होती हैं कि कई बार जो है मैं भी एक तरीके से, कई बार ऐसा लगता है कि सर इतना भारी हो रखा है, पर लेकिन जब वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मन लगने लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है यार ये तो पसंद का काम है, इसको तो करते हैं, तो फिर अच्छा लगने लगता है और फिर पता नहीं चलता है कब में 1-1.5 घंटा निकल जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। जब तक कोई काम करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों को टफ लगता रहेगा। आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगेगा पहाड़ है भाई साहब, मांझी की तरह एक एक पत्थर उठा लो यार, पहाड़ देखते ही देखते रास्ता बन जाएगा। पर लेकिन वो काम करना पड़ेगा, ये काम आप लोग करना पड़ेगा। 2 दिन अच्छे जाएंगे, तीसरे दिन आप लोगों का मन नहीं करेगा पढ़ने का, फिर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है, बोला कि कल फिर से शुरुआत करते हैं, आज हारे हैं मरे नहीं। यार इंसान हो ना, है आज की डेट में कोई गलत काम हो गया क्या बात है, तो कल का दिन फिर आ रहा है, परसों का दिन फिर आ रहा है। हर नया दिन आप लोगों को एक नई शुरुआत करने का मौका तो दे रहा है, उसको पकड़ो और बेसिकली लगे रहो। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि जो गलती कर दी है उससे सीखना है, आगे बढ़ना है। आज गलती हो गई, कल नहीं करेंगे, उसको सुधारना है, आगे बढ़ना है। बस अपने ऊपर नजर रखनी है, पड़ोसियों के ऊपर नहीं कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं, उसको जो कर रहा है करने दो, सो रहा है, रो रहा है, जो भी कर रहा है करने दो। आप लोग बस अपने आप को सुधार लो, सामने वाला भी कम से कम इंस्पायर हो जाएगा अगर वो उल्टा सीधा चल रहा है। ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब फिलहाल के टाइम पर इंस्टाग्राम पे ले लो चाहे मेल पर ले लो, ऐसे मैसेजों की बम्बार्डमेंट होने लगी है कि सर पेपर आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज पढ़ाई नहीं हो गई, डिप्रेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसका बेसिक पर्पज ये है कि आप लोगों के पास में टू डू लिस्ट है ही नहीं है कि आज के दिन आप लोगों को क्या करना है। आज के दिन की अगर लिस्ट ही नहीं है तो सुबह उठोगे ही नहीं आप लोग। जब आप लोगों के सामने लिस्ट नहीं है, आपका दिमाग आप लोग उठने नहीं देगा क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है सुबह उठ के क्या करना है। अगर लिस्ट है तो आप लोगों के पास में रीजन है सुबह टाइम पर उठने का, अपने दिन को स्टार्ट करने का। और एक रीजन तो आप लोगों को यार ये वीडियो दे देती है, सुबह एग्जैक्ट 6 बजे आप लोगों के सामने आकर घंटी बजा देती है कि मैं आ गई हूँ, आ जाओ भाई साहब, आप लोग खुद देख लो। तो रेगुलरली ये आप लोगों के लिए एक रीजन बन सकता है कि हाँ इस वीडियो के आने से पहले एटलीस्ट उठकर अपना फ्रेश व्रेश हो लो, थोड़ा बहुत गर्म पानी पी लो, अपने दिन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करें। तो इतना तो यार आप लोग इस वीडियो की हेल्प से भी कर सकते हो अगर नहीं हो पा रहा है तो, वरना हो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतना तो कम से कम अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और चाहे कोई भी एज क्यों ना हो, अगर आप लोग के अंदर किसी काम को करने की ललक नहीं है ना, तो आप लोग कभी भी उस काम को अचीव नहीं कर पाओगे और आप लोग हमेशा अपने आप को डीमोटिवेट फील करोगे, आलस में भरा हुआ फील करोगे। तो ये इंसान के अंदर की ललक होती है, ठीक है, जो उसको हमेशा लगाए रखती है। तो किसी एक ललक को पकड़ लो अपनी, जो भी आप लोगों का मन करता है, और फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। टाइम कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, वो नहीं फुर हो जाएगा टाइम भी, और आप लोग अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जब नहीं रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप लोगों ने अक्सर चीज़ें देखी होगी, अक्सर मूवीज़ में भी चीज़ें देखी होगी कि यार टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। ठीक है, इतने दिन से साथ में है, मतलब पूरे दिन फोन पे बात कर रहे हो पता ही नहीं चला यार, पूरे दिन जो है एक दूसरे की पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ दिन निकल जा रहा है। कहीं पार्क में जाके बैठ जाओ यार पता ही नहीं चला, अभी तो आए थे ऐसा लग रहा है। और वही काम किताबों के साथ में करो तो ये लगता है कि यार किसी ने जबरदस्ती बैठा दिया करके। तो इंटरेस्ट की बात होती है भाई, सारी चीज़ें वही हैं तुम भी वही हो, इंसान वही है, हवा पानी वही है, बस इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो भाई साहब बेकार है, और इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर तो मुझे ही मुझे है। तो चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट करने का तरीका यह है कि उसको थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करो और फिर देखो उसमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा। आगे समझ में? अभी भी कोई डाउट है तो बताना, उसको दूर करेंगे। ओके, पहचानो कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अभी 1-2 दिन पहले मैंने इन्हीं से रिलेटेड, इसी कंट्री से रिलेटेड एक पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, अब ये उस पद को लेने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से मैप में वो एरिया भी दिखाया था, तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनका नाम लिखता है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनको कांग्रेचुलेशन भी किया गया था इनको, बेसिकली ये पर्टिकुलर पद मिलने के लिए। तो कौन है और किस पोस्ट पर बैठ रहे हैं और किस देश के लीडर हैं बनने जा रहे हैं, आप लोगों को इनके बारे में बताना है। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दो। ये देखो अभी मुझे क्या याद आ गया, एक बच्चा कह रहा है कि सर काश वीडियो को लाइक करने पर हमको कुछ पैसे मिला करते मैंने कहा ये अच्छा तरीका है, जो भी वीडियो को लाइक करेगा उसको 1 रुपया मिलेगा। ठीक है
कहाँ से लाते हो इतने क्रिएटिव आइडिया है? कुछ दिनों बाद ये बोलना सर वीडियो को देखने के हमको पैसे मिलने लगे हैं। गजब गजब आइडिया लाते हो। कमेंट पढ़ा करो, आधे तो कमेंट पढ़ के मेरा खून बढ़ जाता है। डेली 1 लीटर ऐसे ऐसे कई सारे तरंगी आइडियाज रहते हैं, ठीक है। वैसे ये मेल मुझे बड़ा शानदार लगा, इसने मेरा दिन बनाया कल। आप में से एक ऐसे भी फैमिली मेंबर जिनका नाम है पारस, उनके द्वारा देखो इसको कहते हैं पढ़ाई। अब कहते हैं ना कि पढ़े लिखे इंसान कैसे होते हैं, वो होते हैं पढ़े लिखे इंसान। अभी यहाँ पर पर्टिकुलर स्कूल के अंदर में एक पर्टिकुलर बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर उसका पूरा सोल्यूशन निकाला कि हमारे देश में जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो यहाँ पर उसका इनके द्वारा सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं यार सही तरीके से अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करना। एक्चुअल में ये जो चीज़ दिल को सेटिस्फाई करती है ना, वो और धरती पर कितना भी सोने हीरे जवाहरात आप लोगों के पास में हो, सोने पर सो जाओ और चांदी की और उसकी सोने की परत ओढ़कर सो जाओ, तो आप लोगों को उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी चीज़ें मिलती है, ठीक है। और ये रियलिटी है। फील कर कर देखना इस चीज़ को कि किसी एक बच्चे की आप लोगों की वजह से लाइफ सुधर गई हो, ठीक है। वो चीज़ देखना कितना शानदार आप लोगों को अंदर से मोटिवेशन देती है। तो ये वास्तव में अच्छा लगा और इसको मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसी कोई भी स्टोरी हुआ करे मेरे साथ में जरूर शेयर करो। और इस लेक्चर की PDF हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम है स्टडी लवर वीर के नाम से। इसी के साथ में आंसर राइटिंग अगर आप लोगों को करनी है तो वीर तालियान नाम के चैनल पर जान लिया, और SLV PDF पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोग जो ज्वाइन किए हुए उनको पता ही होगा। 3 टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस इनको एंजॉय कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि ये आर्टिकल बिल्कुल शानदार है, ऐसा कुछ कई बार मेरे मुंह से सुना होगा। ये उसी कैटेगरी में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, PIB के द्वारा कवर किया गया। और बात करेंगे स्टील के बारे में, खासकर ग्रीन स्टील की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है GS पेपर 2 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके साथ में। ये पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो बात की जा रही है स्टील के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों की लाइफ में कोई स्टील का इस्तेमाल है, तो वीडियो को पॉज कर बताओ, देखता हूं कौन बताता है। मम्मियाँ याद आ जाएंगी आप लोगों को, क्यों? क्योंकि स्टील के बर्तन जरा से गिरे कहीं पर, मम्मी चिल्लाई फोड़ दे सारे बर्तन है। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो स्टील के बारे में बात करूंगा, बहुत ही शानदार आर्टिकल रहने वाला है। ग्रीन स्टील क्या होती है, कोर सेक्टर के साथ में क्या कनेक्ट है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, किस कंट्री में कितनी स्टील है, क्या क्या और बहुत बेसिक और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमारे देश में कहाँ कहाँ पर इससे रिलेटेड रिसोर्सेज पाए जाते हैं। मतलब मजा आने वाला आर्टिकल को आप लोगों का सुन के, इतनी सारी चीजें बताऊंगा कि आप लोगों के चक्षु खुल जाने हैं। अभी क्यों न्यूज में, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसके द्वारा बात की जा रही है कि रिड्यूस करेंगे हम लोग कार्बन एमिशन, और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर जो भी यहाँ पर कार्बन एमिशन का जो एक बोझ रहता था उसको रिड्यूस कर कर ये ग्रीन स्टील बनाएंगे। ग्रीन स्टील मतलब हरे कलर की स्टील देखने को मिलेगी आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। स्टील बनाने का जो प्रोसीजर है उसको ये चेंज करने जा रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट पर उसका कम नुकसान पड़े। तो ये है इसका बेसिक पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए तो पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को डिस्कस करता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी रहे, बहुत ही आसान शब्दों में। नॉर्मली अगर आप लोग को स्टील बनानी है तो बहुत ही भयानक प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। आप लोगों को यहाँ पर इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि कितना खतरनाक जो है दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ही ह्यूज हाई टेम्परेचर रहता है और यहाँ पर मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोयला वगैरह हो गया। तो जब ग्रीन स्टील के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये जो प्रोसीजर होता है, जो इस तरीके से स्टील बनाई जाती है, इसके अंदर में लो कार्बन एनर्जी का इस्तेमाल करना हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोयले का, तो कोशिश करेंगे कि क्यों ना हम लोग इस्तेमाल कर लें यहाँ पर हाइड्रोजन का, या फिर कोयले में भी कोयले के गैसिफिकेशन का, या फिर कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि ग्रीन सोर्सेज से लाई गई हो, जैसे कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ग्रीन हाउस गैस को जो एमिशन होता है, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कट करने के लिए जो भी संसाधन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो एक ग्रीन स्टील की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये बताया जा रहा है कि अगर ग्रीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर हम लोग जो स्टील बनाते हैं, उस स्टील की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है। तो ये काफी बड़ी बात है।
यानी कि जो स्टील हम लोग बना रहे हैं फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर कर, उसकी क्वालिटी वो देखने को नहीं मिलेगी। स्टील की क्वालिटी जो आप लोगों को ग्रीन, जो एक तरीके से ईंधन यूज करके निकल कर आने वाली है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके की स्टील आप लोगों को देखने को मिलती है। स्टील कुछ ऐसी आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है जब ये पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू निकलती है। पर ये कौन कौन से प्रोसीजर हैं अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन हमारे पास में स्टील आ गई है। आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, इसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जब आप लोग कोई भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं स्टील को बनाने के लिए, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा खासकर जब ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक तरीके की आप लोग की ग्रे हाइड्रोजन निकल कर आएगी। क्यों, क्या है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों के पास में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यानी कि जब नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया आप लोगों ने यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसको आप लोग ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। जब हाइड्रोजन बनाने में ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अब इस ईंधन को, इस हाइड्रोजन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टील बनाने में, तो ये एक ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगी एक तरीके से, और ना ही ये ग्रीन स्टील कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल चुकी है। अब बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन के बारे में। ब्लू हाइड्रोजन में भी नेचुरल गैस ही यूज करते हैं हम लोग, पर लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर लेते हैं, यानी कि पकड़ के इसको जेल में डाल देते हैं, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलती है तो इस वाली से बेटर है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने पकड़ी है इसको बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टम में कैप्चर किया है, अब ये इन्वायरमेंट में नहीं गई है, तो ये हालांकि ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, पर लेकिन इससे तो ज्यादा बेटर ही है जिसने इन्वायरमेंट में ये यहाँ पर निकाल कर रख दी थी सारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे जो हम लोग स्टील बनाएंगे इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर कर, अब ये वाली जो क्वालिटी है स्टील की ये और इंप्रूव आप लोगों को यहाँ पर होती नजर आएगी, और प्रोसीजर भी आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नजर आएगा, जो कि इन्वायरमेंट पर कम नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। पर लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी निकल रही है यहाँ पर, ये तो है नहीं कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल खत्म कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। ये ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि हाँ यार इसको आगे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है 2070 तक का हमारा टारगेट क्या है कि कार्बन एमिशन जो भी ये निकल रहा है इसको जीरो करना है। तो ये पूरा फोकस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अगर इस्तेमाल किया तो किया, वरना ये भी इन्वायरमेंट में जाएगा फिर बाद में। तो क्यों ना ऐसा कोई तरीका खोजें कि यहाँ पर कार्बन निकले ही ना। जी हाँ, ऐसा भी कोई तरीका है, तो उसी के ऊपर फोकस देने की यहाँ पर बात की जा रही है। निकले भी तो इतना कम निकले कि ना के बराबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बात की जा रही है, ये है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में अब आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे ही नहीं जिसमें से कार्बन निकले। जैसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली, वो क्या है, हम लोगों ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पर जो निकल कर आएगी मार्केट में वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो ऑक्सीजन निकल कर आएगी। यानी कि जब यहां पर हाइड्रोजन बनेगा तो ऑक्सीजन निकल कर आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप लोगों के पास में पानी है, अब पानी में से आप लोगों को हाइड्रोजन बनानी है, तो हाइड्रोजन तो यहां पर आ गई और ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकल गई, तो इसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्टील को बनाने के लिए। अब जो इस हाइड्रोजन से स्टील बनाई जाएगी, अब ये स्टील जो है आप लोग की ये ग्रीन स्टील कहलाएगी, और इस स्टील की क्वालिटी जो है वो उम्दा लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये सिस्टम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी हमारे देश के अंदर में नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज क्या है, ऐसा नहीं कि हम लोग स्टील बनाने के लिए उस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकेला स्टील में नहीं, वो बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, यानी कि आप लोगों को उससे गाड़ियां चलती हुई आने वाले टाइम में नजर आने वाली है, इन्वायरमेंट को बहुत कम यहाँ पर नुकसान पहुंचाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बिल्कुल जीरो कर दिया इसने, तो बिल्कुल भी ये एक तरीके से इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पहुंचाने वाली है। और इसी के साथ में पानी की जो क्वांटिटी है वो तो इतनी अवेलेबल है, अगर आप लोग समुद्र के पास में जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा समुद्र जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो वहां से आप लोग अगर पानी को निकाल कर उसको आप लोगों को सही तरीके से प्योर कर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है, इसमें भी आप लोग कुछ ना कुछ, उन्हें कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी। जैसे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन आप लोग वहीं पर ही बना सकते हैं जिन एरिया में आप लोगों के पास में रिन्यूएबल एनर्जी है और जिन एरिया में आप लोगों के पास में वाटर यानी कि पानी है। अब मान लीजिए आप लोगों को अगर बात करूं राजस्थान के अंदर, आज के डेट में अगर आप लोग जाते हैं तो राजस्थान के अंदर में दुनिया भर की आप लोगों को मिल जाएगी सोलर एनर्जी, आप लोग जाकर अच्छे से प्लांट लगा सकते हैं।
पर लेकिन राजस्थान में पानी तो मिलेगा नहीं कि आप लोग उससे हाइड्रोजन बना लोगे। तो एक ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, जहां पर सोलर एनर्जी या फिर बोलूं तो मोटे मोटे तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी है, वहां पर पानी नहीं है। ठीक है, उन्हीं आप लोगों ने डायलॉग सुनागा कि जब हरी थे तब मैं नहाई, अब हरी है हम नहाई, कुछ ऐसा करके कुछ एक दोहा है जो मुझे एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उसमें ये कहता है कि जब एक तरीके से मेरे पास में गुरु थे तो तब तो मेरा इच्छा नहीं करी पढ़ने की, अब इच्छा कर रही है तो पढ़ने की, तो मेरे पास में गुरु नहीं है। तो वो वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। उन्हें कहते हैं कि टाइम निकल गया, उस टाइम पर एक तरीके से फिर हम लोग बैठे हुए रो रहे हैं कि काश आज टाइम होता। तो ये जिंदगी जो है कुछ ऐसे ही पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक टाइम पे इंसान कहता है कि यार मेरे पास में अटेम्प्ट नहीं है, और एक टाइम पे इंसान कहता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो अब आप लोग देख लो, जब अटेम्प्ट निकल जाएंगे फिर टाइम ही टाइम रहेगा, पर लेकिन उस टाइम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। पर लेकिन आज की डेट में अटेम्प्ट है तो आप लोग सोच रहे हो कि ढंग से पढ़ने के बारे में, पर लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। तो सोचो कि किस तरीके से पैटर्न को लेकर चलना है। तो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनेगी। ठीक है, कोई और ही हाइड्रोजन बनती ही आप लोगों को नजर आएगी। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को अपने देश के बारे में बताता हूं जो इंटरेस्टिंग है। दुनिया में अगर पूछे कि हमारा देश जो है वो स्टील प्रोडक्शन में कौन से नंबर पर आता है, तो याद रखना दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। यानी कि पहले नंबर पर कोई और है, जी हाँ, पहले नंबर पर है हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र जिगरी दोस्त चाइना। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह सोचो, दुनिया में दूसरे नंबर पर हम लोग स्टील बना रहे हैं, तो कितना बड़ा एरिया होगा हमारे देश के अंदर में स्टील प्रोडक्शन का, और कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग रिलीज करते होंगे। अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करने लगे तो कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जो कोयले वगैरह का इस्तेमाल हम लोग इसके अंदर करते हैं वो भी कई बार बाहर से लेकर आना पड़ता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी बचेगा। तो यानी कि हमारा इंपोर्ट भी यहां पर कम हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी करेंसी बाहर जाती थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अपने ही देश में ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग बनाएंगे तो हमारे ही देश में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ये बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, और इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि आम के आम और गुटलियों के दाम वाली बात हो जाएगी वैसा पूरा। तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हम लोग यहाँ पर क्रूड स्टील बनाते हैं, पर लेकिन अब यहां पर आने वाले टाइम में हम लोग एक ग्रीन स्टील बनाते हुए नजर आएंगे। तो इसको हम लोग को सुधारना है। फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें तो मोटे मोटे तौर पर 120 मिलियन के करीब 120 मिलियन टन के करीब हम लोग जो है अपने देश के अंदर में क्रूड स्टील बना रहे थे 2022 के अंदर में। इसमें अगर आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर कुछ बेसिक चीजें बताऊं कि हम लोग बना तो रहे हैं, पर लेकिन रिजर्व कहां कहां पर है हमारे देश के अंदर में, अगर आप लोग देखोगे तो रिजर्व कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा उड़ीसा, इसी के साथ में झारखंड, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आप लोगों के सामने आ गया छत्तीसगढ़, यानी कि इसी के साथ में आंध्र प्रदेश आप लोग लगा लीजिए। तो ये पूरी बेल्ट है हमारे देश के अंदर में जहां पर बहुत लार्ज स्केल पर चीजें जो है रो मटेरियल यानी कि रिजर्व देखने को मिलता है। पर लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां कहां पर किया जाता है, तो एक तो आप लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर में देखने को मिलेगा, जो कि रीजन पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर एक तरीके से बलिया वाला रीजन। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर वाला रीजन, वेस्ट बंगाल में आप लोगों को यहाँ पर बर्नपुर वाला रीजन देखने को मिलेगा, झारखंड के अंदर में यहाँ पर जमशेदपुर वाला रीजन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएगा, उड़ीसा के अंदर में राउरकेला वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बोकारो झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कच्चा जो एक रॉ मटेरियल पाया जाता है, और यहीं पर ही जहां पर रॉ मटेरियल होगा वहीं पर ही आप लोगों के लिए जो है स्टील प्रोड्यूस होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं थोड़ी सी और नॉर्मल भाषा में, मान लीजिए आप लोगों के एरिया में बहुत ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस होता है, आप लोग यहाँ पर महाराष्ट्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, गुजरात से आते हैं, या फिर आप लोग पर्टिकुलर किसी एरिया से आते हैं जहां पर गन्ना प्रोड्यूस होता है। अब जिस एरिया में गन्ना प्रोड्यूस होता है, अब उस एरिया में ही आप लोगों को गुड़ जो है वहां पर आप लोगों को बेसिकली बनता हुआ नजर आएगा। चीनी के मिल उसी एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यानी कि जहां पर रॉ मटेरियल होगा वहीं पर ही आप लोगों को लिए ये पर्टिकुलर चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। तो इंडिया जो है, इंडिया दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर लेकिन हमारे देश में खपत इतनी ज्यादा है, हर घर में स्टील के बर्तन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। क्या वो खपत है? वो तो एक अलग चीज हो गई यार। बाकी के दुनिया भर के जो और इस्तेमाल आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, तो वहां पर बहुत ही लार्जेस्ट स्केल पर यहाँ पर इसका खपत होता है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का, ये आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर 120 के करीब जो मिलियन टन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें से लगभग 106 या 105 के करीब मिलियन टन तो हम लोग अपने आप ही कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और चाइना लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर है, ये भी बात है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा।
तो चाइना भी सेम पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही ज्यादा कंज्यूम भी कर रहा है। तो जो कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है वही कंट्री सबसे ज्यादा कंज्यूम भी यहां पर कर रही है। तो टॉप में 1 पे चाइना और सेकंड पर आप लोगों को यहां पर इंडिया देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी प्यारी कंट्री। तो ये कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में आप लोगों को क्लियर रखनी है, ठीक है। तो यानी कि इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ और बेसिक चीजें आप लोगों को बता देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर सकें। चाइना पहले नंबर पर हो गया, इंडिया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जापान है। जी हां, तीसरे नंबर पर आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पर यूएसए और पांचवें नंबर पर रसिया। एटलीस्ट टॉप 5 कंट्री जो है आप लोग यहां पर नाम याद रख सकते हैं, जिसके नाम आप लोगों से इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी यहां पर आ सकते हैं। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। फिलहाल के टाइम पर स्टील का जो प्रोडक्शन है कई सारी कंट्री में, अभी चाइना में रिसेंटली इतना हो गया था कि चाइना ने दूसरे देश में जाकर उसको डंप करना स्टार्ट कर दिया। डंप का मतलब क्या होता है? डंप का मतलब ये होता है कि सामान को जाकर बस फेंक देना सामने वाले के ऊपर कि भाई साहब ले, या तो इस्तेमाल कर ले या फिर कहीं और फेंक दे। तो डंपिंग पॉलिसी चाइना अपनाता है कई बार कि जितना ज्यादा खर्चा उसको बनाने में स्टील को आ रहा है, मान लीजिए उसने जो स्टील बनाई है वो एक स्टील जो है 100 रुपए की बनाई है, पर लेकिन ले जाकर सामने वाले को बेच दी उसने 80 रुपए की, यानी कि उसका बनाने का खर्चा भी नहीं निकला। इसको कहते हैं डंपिंग करना। इसका क्या फायदा होता है? क्या कंट्री को नुकसान नहीं होगा चाइना को अगर ऐसी हरकतें करेगा? नुकसान होगा शॉर्ट टर्म पे, पर लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऐसे देश में जहां पर स्टील बनाई नहीं जाती है वहां पर इसने जाकर डंप करना स्टार्ट कर दी, तो वहां तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और ऐसे देश में डंप करना स्टार्ट कर दी जहां पर स्टील बनाई जाती है ऑलरेडी, तो वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है वो बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे ही लोकल इंडस्ट्री एक बार को बर्बाद होगी, फिर भाई साहब अपनी जो स्टील है उसको डंप क्यों करना है? फिर 100 की जगह उसको 1000 की बेचो, क्योंकि सामने वाले के तो पैर काट दिए तुमने, सामने वाला तो अब चल ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जिसके बारे में अगर कोई आप लोगों से बोले कि हाँ किस तरीके से जो हरकतें की जाती है दूसरे देशों के द्वारा, तो ऐसी भी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो यानी कि अगर हम लोग ग्रीन स्टील अपना बना पाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज आप लोगों को देश के अंदर में देखने को मिलेगी। स्टील के प्लांट जैसे मैंने आप लोगों को बताए, आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, जैसे राउरकेला हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया। तो ये मैच करने के लिए भी आप लोगों से आ सकता है कि कब कब स्टेब्लिश किए गए थे और आ क्या सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखोगे तो 1959 में स्टेब्लिश किया गया था उड़ीसा के अंदर में, 1959 में ही छत्तीसगढ़ के अंदर में, और 1962 में वेस्ट बंगाल, और 1964 में झारखंड। और ये ऐसा नहीं हमने अपने आप ही बना लिए। जर्मनी, रसिया, यूके, रसिया, ये वो देश हैं जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराया, असिस्टेंट प्रोवाइड कराया ये चीजें स्टैब्लिश करने के लिए। तब जाकर हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए और तब जाकर हम लोग ये चीजें अपने देश में डेवलप कर पा रहे हैं। तो यानी कि आज की डेट में हम लोग जो अपने पैरों पर खड़े हुए, किसी ने हम लोग को बैसाखी दी थी और उनकी बैसाखी से चलना सीखा, और आज के डेट में अपने पैरों पर हम लोग दौड़ रहे हैं। कहते हैं कि किसी के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हो, पर लेकिन दौड़ना तो दोस्त अपने ही पैरों पर पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा देश, जब हम लोगों ने बैसाखी का सहारा लिया उस टाइम पर चलना सीखा, पर आज की डेट में हम लोग इतने लार्ज स्केल पर चीजें डेवलप कर रहे हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि दौड़ रहे हैं। तो यही चीजें आप लोगों को अपनी जिंदगी में भी सीखनी है कि किसी का सहारा लो थोड़ी देर के लिए, पर लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट मत बने रहो कि हाँ वही इंसान जो है वो आप लोगों की गड्डी खींचता रहेगा। और ये पेरेंट्स के लिए भी है, आप लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, जितनी जल्दी हो सके पेरेंट्स के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटा लो, अपना जो भी हो सके थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों को भी अंदर मोटिवेशन आने लगे कि हाँ हम भी कुछ इस दुनिया में कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि ये तो पता चल गया कि हाँ हमारे देश में कई जगह जो है स्टील जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, पर लेकिन क्या हम लोग नंबरिंग जान सकते हैं? जैसे कंट्री के बारे में बता दिया, ऐसे क्या देश के अंदर में स्टेट के बारे में आप लोगों को पता चल सकता है? जी हाँ, सबसे 1 नंबर पर आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिलेगा, और उड़ीसा पीसीएस के अंदर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा? वो है झारखंड। तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, तो आप लोग समझ सकते हैं। चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका, 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र, 6ठे नंबर पर है गुजरात। तो ये वो एरिया है जहां पर लार्ज स्केल पर स्टील जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो यहां पर जब जिस एरिया में स्टील प्रोड्यूस की जाएगी वो वहां पर इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाएगी। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए, डिकार्बोनाइज करने के लिए स्टील इंडस्ट्री को कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक एक कर मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे स्टेप नंबर 1 में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो यहां पर स्टील को रिसाइकल करने की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। ये आ रहे हैं क्या? बेसिकली ला चुके हैं 2019 के अंदर में। तो क्या फायदा है आप लोग खुद सोचो। मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास में जैसे कि क्या बोला जाए, कुछ उदाहरण लिया जाए, जैसे कि आप लोगों के पास में कोई क्या मतलब कुछ एग्जैक्टली मेरे माइंड में कोई ऐसा उदाहरण नहीं आ रहा है जो कि अच्छा सा जो आप लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। एक मिनट रुको। जैसे कि
एक घर का उदाहरण लेते हैं चलो। जैसे कि आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग ये एक पर्टिकुलर एरिया लिया, एक प्लॉट लिया और आप लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट किया। अब ये जो घर बनाना स्टार्ट किया आप लोगों ने इसको सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर दिया कि अच्छा यहाँ पर रूम बनेंगे, यहाँ पर किचन होगी, कोई लिविंग एरिया होगा, यहाँ पर लेट और बाथ आप लोगों के देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अपना कॉमन एरिया होगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने बना लिया। इसके अंदर में फर्नीचर वगैरह भी आप लोगों ने कंप्लीटली सेट कर दिया, कुछ ऐसा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब आप लोगों को लग रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने तैयार किया है यार ये गलत जगह पर आ गया है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए था। अब पूरा का पूरा घर जो है वो सपनों का महल टूट गया। अब यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड लैंड थी, कहीं और जाकर आप लोगों को घर बनाना पड़ रहा है। तो अब आप लोगों को पास में क्या है, रॉ मटेरियल ईंटें सारी की सारी इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएंगी मैक्सिमम। आप लोग जो भी सामान घर में लेकर आए थे वो भी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाने वाला है। और आप लोग ऑलरेडी उस काम को कर चुके हो तो आप लोग प्लानिंग भी जानते हो कि हाँ यार ऐसे ऐसे इतना टाइम लगा था, यहाँ से मिस्त्री आए थे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम सामान लेकर आए थे, वो सारा सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यानी कि अब आसानी से आप लोग काम कर पाओगे और बहुत सारा मटेरियल जो है वो रीयूज भी आप लोग यहाँ पर कर पाओगे। तो जब मैं आप लोगों से बात करता हूं स्क्रैप जो रिसाइकिल पॉलिसी की स्टील की, तो इसका मतलब यह है कि अब हम लोग को फिर से स्टील बनाने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी स्क्रैप पड़ा हुआ है हमारे पास में स्टील का, उसी को रीयूज करने की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी हमारा जो बेसिकली कार्बन एमिशन है वो कम होगा, कोयले का कंजप्शन जो है वो कम होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग स्टील स्क्रैप रिसाइकिल पॉलिसी 2019 में लेकर आए थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ताकि स्टील इंडस्ट्री को डिकार्बोनाइज किया जा सके, कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की ओर चल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया, कि इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा, अगर बजट का स्पीच आप लोगों ने ध्यान से सुना तो उसमें मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फंक्शन और जो भी यहां पर स्क्रैपिंग फैसिलिटी की बात की गई, यानी कि जो भी व्हीकल 15 साल से ऊपर के हैं उनको भी स्क्रैप यहां पर किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से खत्म किया जाएगा उनको भी। आप लोग बोल सकते हैं जैसे नहीं, एक तरीके से काटा जाएगा ले जाकर उसके अंदर जो भी उसकी मंडी होगी जो ये ऐसे व्हीकल काटने की, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं एक तरीके से चीजें जो है वो सही पैटर्न में चलती हुई नजर आएंगे। स्टील जो है ऑलरेडी हमारे पास में है तो उसका फिर से रीयूज किया जा सकता है। चौथा जो है यहाँ पर नेशनल सोलर मिशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। 2010 से हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर लग रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल सोलर मिशन को हम लोग इंप्लीमेंट करना है। तो ये भी एक तरीके से स्टील इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि नेशनल सोलर मिशन का इस्तेमाल कर ही हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं और उसी से फिर चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट अगर आप लोगों को बोला जाए तो परफॉर्म, अचीव और ट्रेड, ये सिस्टम की बात की जा रही है। यानी कि अपने ही देश में अगर हम लोग अपनी चीजों को ढंग से लेकर चलेंगे तो दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी, और हम लोग अपना तो इस्तेमाल करेंगे चीजों का, और दूसरे देश को हम लोग एक्सपोर्ट भी चीजें करते हुए नजर आएंगे, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जापान के अंदर में न्यू एनर्जी और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉडल है वो यहाँ पर इन्हीं सब मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरी कंट्री से सीखकर भी हम लोग अपने देश में जो है वो चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे भी हम लोग कार्बन जो है उसका एमिशन को डीकार्बोनाइज हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होगा जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर स्टेटमेंट देकर पूछ ले कि क्या क्या स्टेप हैं कि जिनको फॉलो कर हम लोग स्टील इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज कर रहे हैं, तो अगर 4 से 5 पॉइंट आप लोग लिख देते हो तो फुल नंबर मिलेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये इन एरिया में देखने को चीजें मिल ही जाती है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया। अब एक और टॉपिक है यहां पर जो कि इसी के अंदर कवर कर लेता हूं, पूरा एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों का बनता है, और इससे तो प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है कि कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं, कोर सेक्टर कितने हैं। क्वेश्चन पहला ये बताइए, टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर हैं। इन कोर सेक्टर में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से वेटेज जो है आईआईपी में वो किसका है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। तो स्टील यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 17.92 आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा किसका आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो वह है रिफाइनरी का। रिफाइनरी जो है वो नंबर 1 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, और स्टील इतने अच्छे लेवल पर है कि तीसरा नंबर स्टील का आप लोगों को यहां पर नजर आ जाता है। चौथे नंबर पर आप लोगों को कोयला देखने को मिलेगा, क्योंकि जब स्टील जैसी चीजों में, रिफाइनरी जैसों में चीजों में भी कोयला इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में 5वें नंबर पर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल। 6ठे नंबर पर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेचुरल गैस। 7वें नंबर पर आप लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री, और 8वें नंबर पर आप लोगों को फर्टिलाइजर। तो ये कोर सेक्टर है। कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर इनको हम लोग निकाल दे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा
कि देश की ग्रोथ, जो देश का एक तरीके से जो एक सही वो नहीं करें मैंने अभी देखा हमारा देश दौड़ रहा है, तो वो दौड़ कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएगी अगर इनको हम लोग एक बार को इकोनॉमी में से निकाल दें। इनकी रिप्रेजेंटेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये याद रखना। और ये रिप्रेजेंटेशन जो रहती है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में आईआईपी के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, जो कि डिसाइड करता है कि किस किस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। आईआईपी में अकेले ये कोर सेक्टर ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि लगभग इनका 40% कोर सेक्टर से ही निकल कर आ जाता है, यानी कि आधे में राम और आधे में गाम, वो वाली बातें हैं। ठीक है, करंटली जो बेस ईयर है यहाँ पर आईआईपी का वो इस्तेमाल किया था 2011-12। इससे पहले जो है 4-5 इस्तेमाल किया था, बाद में जाकर इसको चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ती है वैसे वैसे स्टैंडर्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी पैटर्न पर चीजें भी जो है वो चेंज होती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं चीजों को ढंग से कवर करना। अब इसके अंदर में मैंने क्या क्या कवर किया वो भी आप लोगों को बता देता हूं, पर लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलरेडी यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और इसी के साथ में 2020 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर आयरन और स्टील के बारे में 2 बार क्वेश्चन लगातार आप लोगों से यूपीएससी यहां पर पूछ चुका है आंसर राइटिंग के लिए भी। तो ये इस तरीके से आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि जैसे जैसे यहां पर क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होती चली जाती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 2014 में प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से पूछा गया, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री के बारे में कि जो पोल्यूशन है रिलीज किया था स्टील इंडस्ट्री के द्वारा, तो ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर्स, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। तो सही आंसर बताइए, फिर एक्सप्लेन करूंगा। ए में बोला गया 1 2 3, ए बोला गया 1 3 4, बी में बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 4, डी बोला गया 1 2 3 4। अटेम्प्ट करिए, फिर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है आईआईपी के बारे में, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बोला जा रहा है कि एक इंडेक्स है जो कि यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए जो इंडस्ट्रीज है सेक्टर, उनकी परफॉर्मेंस को। दूसरा बोला गया यहां पर आईआईपी जो है वो करेंटली कैलकुलेट करता है 2004 से लेके बेसिकली 2004-5 का बेस ईयर यूज करता है। 8 कोर सेक्टर 40% आईआईपी में अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा आप लोगों को यहां पर ये बताना है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर बात करें यहां पर हमारे देश के अंदर में जो स्टील इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है, किस किस कंट्री की हेल्प से यहां पर चीजें सेटअप की गई है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी की हेल्प से, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो यूके की हेल्प से, भिलाई स्टील प्लांट जो है वो जापान की हेल्प से। सही आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन सा, बात की जा रही है कि ग्रीन स्टील के बारे में, तो मैन्युफैक्चर की जाती है विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। दूसरा बोला गया कि यहां पर जो एक तरीके से दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रोजन, कोयला गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा बोला गया कि यहां पर इवेंचुअली ग्रीन हाउस जो एमिशन है वो लो होता है, कट होता है, और एक तरीके से ये कोस्ट और इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ द स्टील। सही आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, तो इसका आंसर है यहां पर डी, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यहां से निकलती हुई नजर आती हैं। कैसे, वो दिखाता हूं। जब स्टील प्लांट है वहां पर कहीं पर जो पोल्यूशन एमिट करता है, तो पार्टिकुलेट मैटर ये 2.5 और ये पार्टिकुलेट मैटर 10 भी यहां पर रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसी के साथ में यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सारी चीजें रिलीज करता हुआ यहां पर नजर आता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी आगे चलते हैं, यहां पर इसमें पर्टिकुलर आंसर क्या है, आंसर है सी, यानी कि 1 और 3। बेस ईयर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बेस ईयर जो है वो चेंज कर दिया गया, अब 2011-12 कर दिया गया, पहले था ये बेस ईयर जो अभी बताया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों से डिस्कस किया मैच करने के लिए, तो यहां पर कहीं भी जापान आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर बी हो गया। ठीक है, तो इसको मैच कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी की सारी एक एग्जैक्ट स्लाइड में आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट यहां पर मैंने आप लोगों से बात की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जैक्ट करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये हो गया आप लोगों के सामने पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या क्या देख लिया कि ग्रीन हाइड्रोजन, अब की ग्रीन हाइड्रोजन की ओर चल रहे हैं, तो दूसरी हाइड्रोजन कौन सी होती है वो आप लोग समझ सकते हैं, क्रूड जो हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं। हाइड्रोजन अगर बात ग्रीन स्टील के बारे में बात करें, कई बार ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन स्टील में कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है,
ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें कर ली। कहां कहां पर क्या क्या चक्कर देखने को मिलता है, हमारा देश कहां कहां पर हमारे देश में देखने को मिलती है, दुनिया में कहां कहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं, बेसिक चीजें सारी बता दी। कोर इंडस्ट्री वाला एरिया भी आप लोगों को बता दिया। इसके साथ में कहां कहां पर इसके प्लांट हैं, हमारी कंट्री में कौन कौन से राज्य हैं, किस तरीके से हम लोग इसको डीकार्बोनाइज कर रहे हैं। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे वो भी आप लोगों को बता दिए। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ फ्रेम किए गए थे वो भी हो गए, और यूपीएससी ने आंसर राइटिंग में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे वो भी हो गए। इसको कहते हैं सही तरीके से पढ़ाई करना। अब आप लोग बोलो कि इस टॉपिक में से अब कहीं से भी कभी भी फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया, आप लोगों से कोई पूछेगा तो क्या आप लोग बता नहीं पाओगे? ऐसे टॉपिक को तैयार करने हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो बताना, और इसी के साथ में फीडबैक देना, लाइक या डिसलाइक करके बता देना कि समझ में आया या फिर नहीं। ओके। जब दो यार मिल बैठेंगे संग तो जमेगा रंग और दूसरे की शांति में पड़ेगा भंग। यानी कि इंडिया और इसरो जो है वो साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार डिस्कशन रहेगा इस आर्टिकल का, द हिंदू के द्वारा कवर किया गया। और बात करेंगे NISAR, पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और इसी के साथ में आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी होगा जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। दोस्तों ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 के साथ में, साइंस एंड टेक के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इतना शानदार ये एक तरीका प्रोजेक्ट है कि आप लोग सुनकर बोलोगे कि वाह क्या बात है। ऐसा क्यों बोला वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। पर ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि यूपीएससी ने खुद अपने आप इस टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी कि इसरो से रिलेटेड प्रोजेक्ट या फिर स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि डिस्कस करना है अचीवमेंट्स क्या है स्पेस फील्ड में जो बेसिकली हमारे, वो आप लोगों को बताना है, और ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे फायदेमंद है ये बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडिया प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट ओवर स्पेस प्रोग्राम। आज की डेट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सब दौड़ में लगे हुए हैं, तो हमारा क्या प्लान है उसको लेकर। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिसेंटली अभी पूछा गया। तो ये तो थी इसकी बात। अब हम लोग बात करेंगे इसरो की बात। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो कि इसरो बेसिकली मिलकर काम कर रहा है नासा के साथ में। इसरो और नासा जब 2 साथ में आ गई तो ये समझो 2 ऐसे बड़े खिलाड़ी साथ में आ गए कि दूसरी कंट्री जो है इनकी तरफ को उन्हीं कहते कि टकटकी लगाकर देखेंगे कि भाई साहब ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट भी लंबा है, काफी लंबे समय से चल रहा था, अभी जाकर इसको पूरा करने की बात सामने आई है। आप लोगों ने सुना होगा कि इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा जो है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो इसी तरीके से अगर कोई आप लोगों से पूछे कि किन्हीं 3 कंट्री की स्पेस एजेंसी के नाम क्या आप लोग बता सकते हैं, मैक्सिमम के नाम याद करने के तरीके बताता हूं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी, ठीक है। मैक्सिको की क्या होगी, मैक्सिको स्पेस एजेंसी। इसी के साथ में अल्जीरिया स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रिया स्पेस एजेंसी। तो मतलब जिस भी देश का नाम है उसके नाम के पीछे आप लोग उसकी स्पेस एजेंसी लगा दो, उस देश की स्पेस एजेंसी बन गई। कनाडा स्पेस एजेंसी, बुल्गारिया स्पेस एजेंसी, कोलंबिया स्पेस एजेंसी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन जैसे कि हमारी हो गई, इसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ा सा डिफरेंट नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कुछ और ऐसी कंट्री हैं जिनके थोड़े डिफरेंट नाम है, जैसे कि नासा हो गया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को 1-2 कंट्री के नाम और देखने को मिलेंगे जो थोड़े से डिफरेंट है। तो इनके नाम कई बार आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो इनके नाम थोड़े से आप लोग कई बार ना जो खासकर न्यूज़ में है और जिसके साथ में इंडिया जो मिलकर काम करते हैं, एटलीस्ट उनके नाम आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा इंडिया और इसरो के प्रोजेक्ट के बारे में। उन्हें कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है। कितनी पुरानी? 2014 की। 2014 में डिसाइड किया जाता है कि चलो कुछ मिलकर करते हैं, धमाल मचाते हैं। तो नासा और इसरो साथ में है और उन्होंने एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया जिसका नाम रखा गया निसार। इसका मतलब क्या था? एन से नासा, आई से इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये आज तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, 1.5 बिलियन का। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये एक तरीका फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वर्ल्ड में, रडार सैटेलाइट जो कि ऑपरेट करेगा ड्यूअल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा।
तो लॉन्च किया जाना था यहाँ पर कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि इंडिया से। पर लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत सारे रीजन रहते हैं, बहुत सारी चीजें तैयार करनी होती है, तो इसकी वजह से ये रीजन जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। अब कंप्लीट नहीं हो पाया तो अब कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, हम जो है वो नहीं, छोड़े हुए काम कभी पीछे नहीं छोड़ते, उनको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं 2024 के अंदर में। तो बहुत ही शानदार उम्दा तरीका ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि जो हमारी प्यारी पृथ्वी है उसको ऑब्जर्व करेगा सैटेलाइट और उसका एक एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद में पूरे ग्लोब को लगभग यहाँ पर ये 12 दिन तक ये क्या करेगा, उसका एनालिसिस करेगा। और ये मिशन जो है लगभग 3 साल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजों का एक एनालिसिस करने के बाद में ये सबके सामने रखेगा। ये 2 बैंड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे बात करते हैं, एक तो एल और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा एस बैंड। तो एल और एस बैंड पर यहाँ पर ये काम करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट स्पेस जो मिशन है यहाँ पर बेसिकली GSLV, यानी कि हमारा जो ग्रेट SLV है उसके थ्रू यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। फुल फॉर्म पता है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। ये ऐसी चीजें हैं यार, अक्सर आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। अगर इनको थोड़ा सा आप लोग तैयार रखोगे ना, इनसे टाइम टू टाइम क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते रहते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा कि एक बार आप लोग इन चीजों की लिस्ट बनाकर थोड़ी सी अपने सामने रख लो, ताकि जब भी आप लोगों से इस पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर मुद्दे से क्वेश्चन बने तो थोड़ा सा उठा के एक बार रिविजन कर लो। क्योंकि ये कई बार तो मैं ही आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ, और जैसे ऐसे एग्जाम में आता है ना, थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है कि यार क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया, ये क्या था। तो आप लोग चीजों को थोड़ा सा लंबे समय तक याद रख पाओगे। कुछ नाम मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, जैसे कि GSLV है, इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको GSLV बोलते हैं। ऐसे ही PSLV है, ग्रेट GSLV, पावरफुल SLV। इनको याद रखने के लिए याद रखते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी के साथ में आर्ग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर SLV है, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर SSLV का नाम क्या रखेंगे, S जो है यानी कि अभी शॉर्ट रेंज वाला जो लॉन्च किया गया SLV का है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि स्टूडेंट जो है लॉन्च व्हीकल, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से ये नाम बन जाएगा। चलिए जो भी है, अभी फिलहाल के टाइम पर ये जो मिशन लॉन्च किया जाने वाला है, ये हमारे देश का इसरो के साथ में बहुत ही शानदार ये मिशन रहने वाला है। और ये जो पर्टिकुलर मिशन होगा, ये दुनिया के लिए एक डेटा तैयार करके रखने वाला है सबके सामने। इंपॉर्टेंट इसकी यही है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रडार सिग्नल जो सेंड किया जा रहा है, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रक्चर यहाँ पर सेंड किया जा रहा है, इसका पूरा मिशन ये कि अर्थ के सरफेस का एनालिसिस किया जाए। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे कहाँ कहाँ पर डिजास्टर आता है, कहाँ कहाँ पर वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटता है, अर्थक्वेक कहाँ पर आता है, लैंडस्लाइड कहाँ होती है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग उन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस पर्टिकुलर मिशन के थ्रू। यानी कि जब ये मिशन जाएगा पूरा, तो इस पर्टिकुलर मिशन का पूरा टारगेट यहाँ पर ये होगा कि चीजों को अच्छे से एनालाइज करना। क्योंकि जो भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, या फिर आप लोग बोलो कहीं पर फॉरेस्ट में आग लग गई है, एग्रीकल्चर रीजन कितना आज के डेट में बढ़ता जा रहा है, कितने फॉरेस्ट जो है वो घटते जा रहे हैं। तो ये अलग अलग पर्पज से हिमालयन रीजन में कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, कोस्टल लाइन कैसे चेंज हो रही है दुनिया की, ये सारे के सारे काम जो है ये मिशन करने वाला है। तो आप लोग खुद से समझिए कितना बेहतरीन ये मिशन होने वाला है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन ये आप लोगों के सामने रखने वाला है। तो ये इसीलिए यहाँ पर इतना शानदार मिशन यहाँ पर माना जा रहा है। और 10 साल इसीलिए यहाँ पर इसको कंप्लीट करने में आप लोग बोल सकते हैं लग रहे हैं, क्योंकि ये आसान नहीं था। तो S और L बैंड पे काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर, रडार, एंटीना, तो कई सारे इसके अंदर में आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे जो कि कंप्लीट एनालिसिस यहां पर करेंगे। नासा क्या दे रहा है ये आप लोग देखते हैं। L जो है यहां पर बेसिकली L बैंड आप लोगों को इसी के साथ में हाई डेटा, ये रेट टेलीकॉम, GPS, इसी के साथ में हाई कैपेसिटी सॉलिड जो स्टेट रिकॉर्डर, इसी के साथ में लॉन्च व्हीकल हमारा रहेगा, S बैंड SAR हमारा रहेगा। और यहां पर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ पोर्शन हमारा है, कुछ पोर्शन यूएसए का है, दोनों ने हाथ मिलाया और ये प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के सामने तैयार हो गया। यानी कि दोनों मिलकर यहां पर अपनी अपनी तरफ से जो जो भी कैपेसिटी है उसको लेकर यहां पर चल रहे हैं। तो बेनिफिट जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को बता देता हूं, अर्थ साइंस पर बहुत बड़ा फोकस इसका रहने वाला है। डिजास्टर को कैसे मैनेज करने हैं, एग्रीकल्चर किस तरीके से फूड सिक्योरिटी में कितना बड़ा फायदा पहुंचाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करेगा, जहां जहां पर भी जहां पर मान लीजिए अर्बनाइजेशन यानी कि पेड़ पौधे बढ़ गए, कहां कहां पर पेड़ पौधे कट गए, कहां कहां पर एक तरीके से जमीन जो है वो आज के डेट में डिग्रेड होती जा रही है, डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ कहां कहां पर कटते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट कहां कहां पर पड़ रहा है, कहां पर जो समुद्र का लेवल बढ़ गया है, कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर नजर रखने वाला है। तो एक तरीके से यानी कहते हैं घर में जो एक बड़ा इंसान होता है, बुजुर्ग इंसान होते हैं जो सबके ऊपर नजर रखते हैं कौन कौन क्या कर रहा है, तो ये वही काम करने वाले हैं।
तो SL बैंड पर यहाँ पर ये काम करने वाला है। एग्जैक्ट 12 डे आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट जो इसकी रिपीटेशन देखने को मिलेगी। ये एक साल का साइंस ऑपरेशन अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर ये नजर आने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो पूछे कि इंडिया और जो बेसिकली यूएसए का कौन सा प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंपोर्टेंस मैंने आप लोगों को बताई दी, यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। बाकी और भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मंगलयान के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। बोला गया था कि यहां पर इसको मोम बोला गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसी के साथ में यहां पर इंडिया का सेकंड अटेम्प्ट था इसको लॉन्च करने में आफ्टर मार्स जो है यूएसए के बाद में। और इंडिया ओनली कंट्री है यहां पर सक्सेसफुल जो यहां पर इसको वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको लॉन्च कर पाया। कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया 1 2 3। अटेम्प्ट करो, पहले पढ़ा चुका हूं टॉपिक, मैं आशा करता हूं कि आंसर आप लोग दे ही दोगे या फिर भी डाउट हो तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये है अर्थ, बेसिकली निसार के बारे में। अर्थ साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के काम यहां पर ये करने वाला है। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और या ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहां पर कोई सा क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो यहां पर, कि क्या क्या लिखा गया है यहां पर, वो आप लोग देखते हैं कि क्या है यहां पर मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर। क्या मैन मेड डिजास्टर को भी ये कवर करने वाला है? आप लोगों को क्या लगता है, यस या फिर नो? नेक्स्ट क्वेश्चन निसार मिशन के बारे में, कि निसार जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि स्टैंड करता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ज्वाइंटली इंडिया और इसरो का है, और इंडिया और बेसिकली नासा और इसरो का प्रोजेक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से स्कैन करेगा ग्लोबल को एवरी वीक, ठीक है। तो हर वीक यहां पर ये बेसिकली ग्लोबल को ये एक तरीके से स्कैन करेगा और 3 साल तक यहां पर ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। कहां पर लैंड और फलान ढिमकाना सारी चीजें कवर करने वाला है, ये बात बोली गई है। तो क्या ये सही है, ये आप लोगों को बताना है। हर वीक करेगा या फिर कुछ और टाइम है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ और दिन है, बताना। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। आइए अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला ये बिल्कुल गलत है, ऑलरेडी यहां पर और भी कंट्रीज के बारे में काम कर चुके हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहां पर सी होगा 1 और 3, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चाइना, जापान और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी यहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी हैं। तो इंडिया और यूएसए नहीं है ओनली। ये वाला इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर मैनमेड डिजास्टर की बात नहीं की गई है। यहां पर जो बात की गई है वो बात की गई है कि मैनेज करेगा नेचुरल डिजास्टर को। अब मैनमेड डिजास्टर तो पता नहीं कहां कहां हो जाएंगे, कहां कहां भागा फिरेगा ये, ठीक है, क्योंकि वो तो कभी भी हो सकते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है। और ये मैंने बताया था कि ग्लोबल एवरी वीक 12 जो बेसिकली मतलब एवरी, ये इसका आर बेसिकली जो फंडा रहेगा यहां पर आप लोग देखते हैं स्कैन करेगा ग्लोबल एवरी 12 डेज, ठीक है। तो ना वीक वाला चक्कर नहीं है यहां पर ये, तो 12 डेज आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो 3 ईयर में यहां पर ये एक तरीके से चीजों को स्कैन करता हुआ नजर आएगा, ताकि चीजें जो है ढंग से सब चीजों को देख सके, कहां कहां पर क्या क्या चीजें स्टैब्लिश हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोग का जो है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर यहां पर ए हो गया। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ना, ऐसे प्रोजेक्ट साइंस के बारे में आ जाए, लिखने के लिए आ जाए, इंडिया में इसरो का अचीवमेंट आ जाए, जो कि बार बार क्वेश्चन यूपीएससी आप लोगों से रिपीटेडली पूछता है। तो एक प्यारा सा छोटा सा एक टॉपिक है जो कि अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो नहीं है, ये एक तरीके से अच्छी छलांग है ये हमारी, आप लोग बोल सकते हैं। सोचो किसी ऐसी कंट्री के साथ में प्रोजेक्ट यहाँ पर है जो कि दुनिया में एक तरीके से जिसकी धाक है इस पर्टिकुलर फील्ड में, और ये लेट हो गया था। और अच्छी बात यहाँ पर ये कि मिलकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन इंडिया से लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो सस्ता और टिकाऊ प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन है तो बताना, वरना अच्छे से लाइफ में चीजों को रिवीजन करते जाना, ताकि एग्जाम में याद रहें चीजें, ओके। दोस्तों ये है काफी बेहतरीन टॉपिक, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, 4-5 जितने भी लगा सको। रीजन क्या है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। द हिंदू के द्वारा डिटेल में कवर किया गया, तो हम भी पूरा डिटेल में कवर करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। ये जो आर्टिकल है बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है। जीएस पेपर 3 के साथ में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, पुरानी सरकारों ने डिसइन्वेस्टमेंट को कैसे लेकर चलाया है, इसको क्या इकोनॉमी के अंदर में कोई फायदा है या फिर नुकसान है, प्रीलिम्स के अंदर में क्या इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से सेक्टर जो हैं जहां पर ये फोकस दिया जा रहा है आज की डेट में, और इसी के साथ में आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों को यहां पर एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसइन्वेस्टमेंट, क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है? अगर बात करें इसको क्रिटिकली आप लोगों को एनालाइज करना है, या फिर क्रिटिकली कमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को यहां पर अटेम्प्ट करके चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक को, और एक एक बातें जो हैं हम लोग समझते हुए चलेंगे।
सबसे पहले मैं डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की अप्रोच क्या है और इसी के साथ में किस तरीके से चीजों को आप लोग प्राइवेट बोलते हैं। ये बड़े ही आसान शब्दों में इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों के पास में कोई एक कंपनी है, आप लोगों ने वो कंपनी बनाई और कंपनी बनाकर एक बड़ी कंपनी आप लोगों ने खड़ी कर ली और उस कंपनी का नाम है ए। वो कंपनी में से आप लोगों को लगा कि यार इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है और आप लोगों को पैसे चाहिए। आप लोग जो है किसी ऐसे इंसान के पास में गए जिसके पास में अच्छा खासा पैसा है, आपका कोई यार भी हो सकता है, दोस्त रिश्तेदार, या फिर कोई मार्केट में प्लेयर हो सकता है जिसके पास में पैसा है और वो काम नहीं करना चाहता है। आप लोग बोलो कि आप मुझे जो है 50 लाख रुपए दे दो तो मैं अपनी कंपनी के 5% शेयर जो है वो आपको दे दूंगा, यानी कि आपके नाम 5% शेयर हो जाएंगे। बाकी सारा काम धंधा तो वही इंसान देखेगा जो कंपनी चला रहा है, पर यहां से पैसा मिल जाएगा 50 लाख रुपए। अब इन 50 लाख रुपए से ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकता है, इन 50 लाख रुपए से ये एडवर्टीजमेंट कर सकता है, इन 50 लाख रुपए से वो अपनी टीम बढ़ा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कर सकता है। ओनली 5% दिए, अभी भी 95% शेयर जो है वो इसके पास में है। पर लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, धंधा बढ़ा, इसको लगा कि और ज्यादा यहां पर मुझे पैसे की जरूरत है। अब यहां पर इसने क्या किया, फिर कोई इंसान पकड़ा या फिर वही इंसान जो भी इसको सुटेबल लगे, अब फिर से इसने अपनी कंपनी में से 10% जो है वो यहां पर पकड़ा दिए। अब इसके पास में बच गए 85%। अभी भी डिसीजन जो रहेगा वो इसी का रहेगा, ये इंसान जो बोलेगा वही कंपनी के अंदर में होगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है इस कंपनी का यही है। 15% जो है वो दूसरे इंसानों के पास में चले गए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जब ये डिसइन्वेस्टमेंट होता होता है एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया कि 50% पर आ गया। अब 50% इसके पास में और 50% जो है वो मार्केट में पड़े हुए हैं। अब यहां पर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो दोनों की सहमति से होगी, यानी कि अब ये अकेला बोले कि इस कंपनी में ये होना है वो नहीं होगा। अब यहां पर इनके भी प्रॉपर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अधिकार हो चुके हैं। इनसे पूछे बगैर ये कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक इनकी हामी न हो तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो यानी कि 50-50 वाली बात यहां पर हो चुकी है। पर लेकिन अब यहां पर अगर इसने कोशिश की कि थोड़ा सा और पैसा चाहिए मुझे और इसने 50 से भी इसको घटाकर 49 कर दिया, जैसे ही ये 1% और नीचे आया और मार्केट में 51 पहुंच गए लोगों के पास में, अब ये इंसान जो है वो बेसिकली क्या हो गया, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गया यहां पर। यानी कि एक तरीके से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो अब मार्केट में जा चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि अगर बात करें यहां पर, ये इंसान अगर इसके पास में है अच्छा खासा, एक तरीके से अगर 50% से जाए तो ये फुल रहेगा। पर लेकिन जैसे यहां पर हुआ तो फिर कंडीशन जो है कंट्रोल इसके हाथ से चला गया। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से कंपनी जो है आप लोग बोल सकते हैं कि आराम आराम से अब ये कंपनी जो है ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जा चुकी है। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं सरकार की कंपनी थी मान लीजिए, अब यहां पर सरकार के हाथ में से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जा चुकी है। सामने वाला डिसीजन लेगा किसको रखना है, क्या करना है, और कोई यहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ऐसे करके अगर 100 के 100% इसने मार्केट में निकाल दिए तो अब इसके हाथ में से यानी कि सरकार के हाथ में से एक कंपनी जा चुकी है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो चीजों को प्राइवेटाइज करना और चीजों को कंप्लीटली यहां पर एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अगर आप लोगों के पास में 50% तक भी आप लोग यहां पर इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। पर 50% से जैसे ही ये यहां पर आप लोगों के पास में अगर 49 हो गए तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहां तक आप लोग इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं कि हाँ सरकार जो है कुछ अपने शेयर बेच रही है और पैसा लेकर आ रही है और उस पैसे को एजुकेशन के अंदर में, हेल्थ के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लगा रही है, फायदा कर रही है, तो वो वाली बात बोल सकते हैं। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है ये कई बार फायदेमंद भी रहता है और कई बार नुकसानदेह भी रहता है। मान लीजिए एक आप लोग देखिए, अगर पुरानी सरकारों ने, वाजपेयी जी के द्वारा भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, मनमोहन सिंह जी के द्वारा भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा तो दबाकर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। अभी मुद्दा क्या होता है, मुद्दा यहां पर यह होता है कि अगर उस पैसे का जो है इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि उसका पैसे का इस्तेमाल जो है वो क्या हमारी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ लेकर आ रहा है। दूसरा, हमारे पास में एक मुर्गी है, अगर उदाहरण के तौर पर बोला जाए, वो मुर्गी जो है वो सोने के अंडे देती है, मतलब वो हर महीने एक सोने का अंडा देती है, वो हर महीने एक सोने का अंडा देती है। तो आप लोगों के पास में हर महीने सोने का अंडा आता रहेगा, 12 महीने में 12 सोने के अंडे हो जाएंगे। अब आप लोगों को लगा, दिमाग घुमा, शाम को एक तरीके से एक आधा पैक लगा लिया और उसके बाद में पहुंच गए कि हाँ यार क्यों ना एक बार में ही सारे के सारे सोने के अंडे इसमें से निकाल लो। मुर्गी के अंदर से उठाया, मुर्गी की गर्दन जो है वो एक तरीके से हलाल कर दी। अब उसके अंदर तो कोई भी सोने का अंडा नहीं मिला है।
तो कई बार यहां पर अगर कोई ऐसा पीएसयू जो कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है और उस पीएसयू का हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये माना जाता है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला काट दिया, क्योंकि लंबे समय तक वो जो है फायदा पहुंचाने वाला था, पर सरकार ने क्या किया, एक ही बार में पैसे उठाने के लिए मार्केट से उसके जो है बेसिकली शेयर बेच दिए। कई बार यहां पर यह भी माना जाता है कि उन इंसानों को ये शेयर बेचे जाते हैं जो कि अपना कोई जानकार होता है, ताकि कल को सरकार में न रहे तो यहां पर एक तरीके से उनके जो है मार्केट में वैल्यू बनी रहे उनके दोस्त के थ्रू। तो ऐसी चीजें जो है वो बड़ी ही एक तरीके से घटिया प्रवृत्ति की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो नॉर्मली मार्केट में पता चल जाता है, तो इसलिए बोली लगाकर ये सारी चीजें की जाती हैं, एक तरीके से प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर देश के हित में मैक्सिमम चीजें जाती हैं। पर लेकिन कई बार ऐसे रहते हैं, कई सारे पीएसयू जो कि डामाडोल चल रहे हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से बेच देना ही फायदेमंद है। जैसे बीएसएनएल हो गया, एयर इंडिया होगी, एमटीएनएल हो गया, इनको गवर्नमेंट ढो रही है, हर साल 1000 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और ये फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई पीएसयू चल रहे हैं जो कि यहां पर सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सरकार को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स तो आम जनता पे करती है, अब उनके टैक्स पेयर की मनी जो है वो यहां पर दी जाती है सरकार के द्वारा, तो इसका कोई फायदा देखने को मिलता नहीं है। तो ऐसे पीएसयू को तो बेच देना ही अच्छा है, क्योंकि वो सरकार के ऊपर बोझ हो रखा है। तो ऐसे पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, बेच देना, उसमें कोई भी दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट की या प्राइवेटाइजेशन के कुछ फायदे नहीं है, फायदे भी हैं, पर लेकिन अगर वो चीजें जो है नाक में नसूर बन चुकी हो, और नुकसान है अगर वो मुर्गा सोने के मुर्गे देने वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, सोने के मुर्गे देने वाला अंडा तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के लेकर आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आप लोगों को बता दी यहां पर कि अगर कल को कुछ ऐसा होता है तो काफी ज्यादा फायदे इसके देखने को मिलते हैं कि अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट हो गया तो क्या क्या फायदे देखने को यहां पर मिल जाते हैं। तो आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है माना जाता है कि इंप्रूव हो गई है, ठीक है। इसी के साथ में ग्रेटर मार्केट डिसिप्लिन आ जाता है, प्राइवेट के हाथ में आ गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में प्राइवेटाइजेशन जो है वो बेटर सर्विस कंज्यूमर के लिए देगा, क्योंकि उनको तो कंपटीशन मार्केट में दिखाना है। तो पूछा जाए कि इसके फायदे क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो ये कुछ कुछ फायदे आप लोगों के सामने हैं जो कि आप लोग यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, एक तो फाइनेंशियल बर्डन पड़ा हुआ है गवर्नमेंट पर यार, वो कम करना है, फालतू में ढोकर चल रहे हैं उसको, ठीक है। इसी के साथ में इंप्रूव करना है पब्लिक फाइनेंसिंग, इंट्रोड्यूस करना है कंपटीशन मार्केट में, इंक्रीज करना है ग्रोथ, जो भी कंपनी बेची जा रही है उसमें और ग्रोथ आए, और वाइडर शेयर ओनरशिप हो जाएगी। तो सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, अपने अपने घोड़े दौड़ाएंगे और कहीं ना कहीं उसको मार्केट में फायदा करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग यहां पर बेसिक चीजें समझ सकते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है नहीं है? अभी आगे चलते हैं और मुद्दा समझते हैं। अभी सरकार के द्वारा जो अभी रिसेंटली जो बजट अनाउंस किया गया उसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है, पहले के कंपेयर में काफी कम है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। जितना टारगेट लगाया जा रहा था उसके कंपेयर में काफी कम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अभी रिसेंटली एलआईसी जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रही अदानी साहब की वजह से भी, इसके आईपीओ लाने की बात की गई थी। जब आईपीओ लेकर आए गए तो धुआंधार मार्केट में बैटिंग हुई इन आईपीओ को लेकर, पर इन रियलिटी में वो अब तक भी आईपीओ जो है वो लॉस में चलते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे आर्टिकल आप लोगों ने यहां पर देखे होंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो रिसेंट ईयर है अभी 2014 से अगर अब तक का आप लोग बात करोगे तो जितने भी यहां पर लगभग जो साल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, अब की बार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट का टारगेट है वो अब तक का सबसे कम टारगेट यहां पर इनके द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट का रखा गया है। ये बातें यहां पर बोली जा रही है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट में जो एक्चुअल सोचा था कि कितना डिसइन्वेस्टमेंट होगा और एक्चुअल में कितना हो रहा है उसमें तो डिफरेंस रहता ही है। पर सरकार भी यहां पर अगर बोलकर चले तो सरकार ने भी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो अब कम की है। वैसे एलआईसी के बारे में बात की जा रही है, ओएनजीसी के बारे में, आईआरसीटीसी के बारे में, बहुत सारे डिसइन्वेस्टमेंट के जो प्रोसीजर हैं ये यहां पर सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, यानी कि धन की वर्षा यहां पर देखने को मिली थी। पर ग्राउंड लेवल पर सारी बात वही है कि आप लोग बोल सकते हैं कि चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, लोगों के हाथ में दी जा रही है, पर लेकिन फायदा भी देखने को मिलता है। तो हम लोगों को देखना है कि कहां पर फायदा है और कहां पर नुकसान है। इसलिए कहता हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों पहलू यहां पर देखने को मिलेंगे, क्या उसका फायदा हो रहा है या फिर उससे नुकसान हो रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से सेल कर देना या लिक्विडेशन कर देना। तो अभी यहां पर एलआईसी के बारे में चल रही है, आईबीडीआई बैंक जो है उसके बारे में हम लोगों ने बातें की, तो ये समझ सकते हैं। और तीनों तरीके के जो डिसइन्वेस्टमेंट मैंने बता दिए कि माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन करना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मेन ऑब्जेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट के ये आप लोगों को मैंने 2-3 तो वहां पर बताए थे।
अब यहाँ पर 8-10 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि फिस्कल बर्डन जो है वो खत्म करना, इंप्रूव करना, फाइनेंसिंग इंक्रीज करना, प्राइवेटाइजेशन, फंडिंग ग्रोथ यहाँ पर लेकर आना, प्रमोट करना कंपटीशन मार्केट के अंदर में, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हैं। अगर कल को लिखने के लिए यहाँ पर आ जाता है तो ये बेसिक चीजें हैं। नीड क्या है डिसइन्वेस्टमेंट की, तो वही है जो भी बोला है, जो दिक्कतें हैं उसको इंप्रूव कर दो तो बेटर एलोकेशन होगा, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। चैलेंजेस क्या है यहाँ पर, पॉलिटिकल अपोजिशन होती है, पॉलिटिकल अपोजिशन वाले चिल्लाने लगते हैं बेच दिया, देश बेच दिया, ये चीज देखने को मिलती है। कई बार जितनी उसकी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है, वो चीज देखने को मिलती है। जिस कंपनी को बेचा जा रहा है, मान लीजिए बीएसएनएल को बेच दिया कल को, अभी तो सरकार जो है वो सबको अच्छी सैलरी दे रही है, कल को प्राइवेट के हाथ में जाएगा वो तो सामने वाला निकाल कर साइड में करेगा, जो भी यहाँ पर ढंग से एक तरीके से काम नहीं करेगा तो आधों की छटनी कर देगा यहाँ पर, तो ये चीज देखने को मिलेगी। कई बार लैक ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है, सरकार ने तो बेचने के लिए निकाल दिया, मार्केट में कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है, ऐसी भी चीजें देखने को मिली है और सरकार ने फिर बाद में उसको मना कर दिया कि भाई साहब नहीं बेच रहे, भाई तुम बेच नहीं रहे, उन्होंने खरीदा नहीं वो वाली चीजें हैं। कई बार रेगुलेटरी चैलेंज भी निकल कर आते हैं, जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, सरकार की चीजें प्राइवेट के हाथ में जा रही है तो बहुत सारी जो है माथापच्ची देखने को मिलती है। लीगल चैलेंजेस भी आते हैं कि कितनी वैलिडिटी है, क्या क्या कंडीशन है, और खासकर जहां पर सरकार पैरेलल में आकर बैठ जाती है, पता चला यहां पर सरकार मेजोरिटी होल्डर है, तो फिर वहां पर सरकार तुमको कुछ करने नहीं देगी, सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी टाइम टू टाइम। तो कई सारे लोग तो ये बोलते हैं कि जब तक पूरा ना बेच दो तब तक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पैसा लगाएं तो पावर जो है वो हमारे हाथ में आए। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, इन सब चीजों को आप लोग थोड़ा थोड़ा सा समझोगे तो आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। वैसे प्रोसीजर होता कैसे है, इसके लिए यहां पर पूरा एक प्रोसीजर चलता है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में यहां पर नोडल एजेंसी है जो इसको देखती है। डीआईपीएम और नीति आयोग मिलकर यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका डिसइन्वेस्टमेंट यहां पर करना है। फिर यहां पर बोली लगाई जाती है कि भाई साहब प्री बोली मीटिंग होती है, पहले तो आ जाओ जिसको चाहिए माल पानी, उनको बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर इसके बाद में प्रोसीजर होता है और लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं यहां पर पूरा कंप्लीट होने में, उसको हैंड ओवर करने में। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में चीजें हो जाती हैं, सिस्टमेटिक में चीजें आगे बढ़ती हैं और उसके बाद में रिजल्ट आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो यह है पूरा का पूरा सिस्टम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट में तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ढंग से पढ़ो और देखता हूं आंसर कौन सही देता है। पूरा टॉपिक पढ़ा है उसी से है पूरा का पूरा क्वेश्चन। बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, तो यहां पर किसी पर्टिकुलर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि जो भी सेंटर का पीएसयू है उसके अंदर में, तो उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया कि डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि बहुत ज्यादा उधारी ले रखी है बाहर से, उसको पे करना है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंडेड टू रिटेन मैनेजमेंट कंट्रोल, दूसरी ये बोला गया। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन नो टू। आप लोग के हिसाब से सही आंसर क्या है बताइए, समझ में आ रहा है कुछ? सही आंसर है डी। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कि उधारी ले रखी है उसको पे करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पज यही होता है कि हमारे पास में पैसा आएगा और उसको सही जगह से इन्वेस्ट कर कर मार्केट के अंदर में, अपनी कंट्री के अंदर में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा बोला गया कि मैनेजमेंट कंट्रोल, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन थोड़ी ना हो रहा है, मैनेजमेंट तो पूरा का पूरा कंट्रोल यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के यहां पर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात करें तो सारी की सारी बातें आप लोगों को लिखी हुई यहां पर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को बतानी है करेक्ट है। इंप्रूव करता है पब्लिक फाइनेंसिंग, एक बिल्डिंग करता है कंपटीशन, इंट्रोड्यूस करता है कंपटीशन, इसी के साथ में डिसिप्लिन मार्केट के अंदर में, और इंप्रूव करता है यहां पर प्राइवेट फाइनेंसिंग, ठीक है, जो प्राइवेट फाइनेंस है उसको इंप्रूव करता है। करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बतानी है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कॉमन सेंस लगाओगे तो तुरंत समझ जाओगे कि आंसर क्या है। आंसर है यहां पर ए। रीजन क्या है, ये प्राइवेट फाइनेंसिंग नहीं है, पब्लिक फाइनेंसिंग है, क्योंकि पैसा सरकार के पास में आना है, ठीक है, तो उसकी इंप्रूव करेगा। प्राइवेट वालों के पास में तो पैसा निकल कर इधर आ रहा है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सेल करना या फिर लिक्विडेशन करना, जो भी सीट्स है गवर्नमेंट की, सेंटर या फिर स्टेट पीएसयू के पास में जो भी है, अपनी एसेट को फिक्स करना, दूसरे को दे देना, कुछ कुछ ऐसा बोल सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो एक एग्जिट स्ट्रेटजी है कि यहां पर गवर्नमेंट जो है एक तरीके से एग्जिट कर रही है उसमें से। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मौजूदा जो निवेश है उससे बाहर निकल रही है, अपने को पैसा चाहिए तुम देख लो जो देखना है। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो कॉमनली फॉलो की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली, यानी कि उनको ये लगता है कि जो पैसा यहां पर पड़ा हुआ है ना, ये सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में बोला था ना कि उधारी देने के लिए, तो उधारी देने के लिए नहीं है, याद रखिएगा।
कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर दीजिए। सही आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे के सारे फायदे यहां पर देखने को मिलते हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन, कितने कौन कौन से डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं? माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट या फिर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन? तो यहां पर ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन। सही आंसर क्या है? तो इनकी डेफिनेशन आप लोगों को बकायदा प्रोवाइड करा रखी है। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन क्या होता है वो बता रखा है। मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट या माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट सारे डिटेल में मैंने आप लोगों को कवर किए हैं। तो आंसर यहां पर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। और ये है आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना होता है। 4 क्वेश्चन भी हो गए, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन भी हो गई, कैसे कैसे इसको फॉलो किया जाता है, क्या क्या नुकसान, क्या क्या फायदे, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है, क्या क्या है सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, पुरानी सरकारों ने क्या क्या किया है, प्रेजेंट सरकार क्या क्या कर रही है, करने में क्या क्या चैलेंज आते हैं, इसी के साथ में मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। अब आप लोगों को कोई इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक करके कि टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं। डाउट हो तो पूछ लेना। दोस्तों ये जो न्यूज़ है इसके ऊपर थोड़ा सा स्टार वगैरह आप लोग लगा लेना, क्योंकि आप लोगों से मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो था रैट होल माइनिंग के बारे में। आसाम के अंदर में वो माइनिंग देखने को मिल रही थी जहाँ पे बच्चों को एक पर्टिकुलर सुरंग के अंदर भेजा जाता था ताकि वहाँ से कोयला निकाल कर लाया जा सके, और एक तरीके से वो इलीगल तरीके का खनन हुआ करता था। पर लेकिन यहाँ पर वो जो खनन था वो था तो इलीगल तरीके का, पर लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इसलिए बच्चों को उस पर्टिकुलर चीज़ों में लगाते थे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर आप लोग गांव से आते हैं, आज की डेट में भी अगर कहीं पर कोई ट्रक जा रहा है गन्ने को लिए हुए, तो उसमें से कई बार गन्ने खींच खींच कर कई सारे लोग ले जाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने नोटिस की होगी। ऐसे से बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं। वहाँ पर क्या करते हैं कि ट्रक में से भी कोयला जो है उसको डंडी की हेल्प से ऊपर से खींच लेते हैं, उसमें डाल डाल कर डंडी उसको ढकेल ढकेल कर, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसी को चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि जो इलीगल माइनिंग हो रही है, एक खनन प्रहरी मोबाइल ऐप यहाँ पर सरकार के द्वारा लेकर आया गया है। क्या है बेसिकली, एक तरीका सर्विलांस करेगा अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस ऐप के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। और खासकर जब कोई ऐप आता है तो एक तो साइंस एंड टेक की न्यूज़ आप लोगों की बन जाती है ऐप के बारे में, दूसरा उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में है। तो ये मिनरल, अगर कोई ऐसा एरिया है तो मिनरल वगैरह या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी एक न्यूज़ आप लोगों की निकल कर आती है। तो खनन यानी कि जो भी खनन हो रहा है इलीगल तरीका, उसका प्रहरी रहेगा, उसके चलते यहाँ पर ये आप लोगों के सामने न्यूज़ है। हमारे देश के अंदर में माइनर जो मिनरल्स होते हैं उसकी इलीगल माइनिंग होती है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के अंदर में काफ़ी लार्ज स्केल पर। आसाम और मेघालय में सेम पैटर्न होता है कोयले के लिए। तो इनको रोकने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये खनन प्रहरी ऐप लेकर आया गया ताकि इनका सर्विलांस किया जा सके। इलीगल जो यहाँ पर ऐप है इसके ऊपर कोई भी अगर ऐसी इलीगल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है तो कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। यानी कि मेरे मोबाइल में अगर वो ऐप है और मुझे दिखाई कहीं पर इलीगल एक्टिविटी है तो मैं भी उस पर रिपोर्ट कर सकता हूं। और यही इसका बेसिक पर्पज भी है, यानी कि जो सिटीजन है उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो भी जो है पार्टिसिपेट करें यहाँ पर इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। इसके ऊपर यहाँ पर ये काम चल रहा है। तो आप लोगों को पता है आज के डेट में कहीं ना कहीं सरकार जो है इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो उसको लेकर यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया खनन प्रहरी ऐप यहाँ पर कोल माइन सर्विलांस और इसी के साथ में मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट करेगा अनऑथराइज्ड जो भी माइनिंग देखने को मिलेगी। डेवलप किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा डेवलप किया गया ताकि इलीगल चीज़ों को रिपोर्ट किया जा सके। जहाँ पर भी है उसका फोटो वगैरह लेके बताया जा सके या टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन की हाँ ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वैसे अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उसके लिए हमारे देश के अंदर में जैसे कोल माइनिंग, ये नेशनलाइजेशन एक्ट है 1973 का, मिनरल कंसेशन रूल 1960, इसी के साथ में यहाँ पर कोलरी कंट्रोल रूल है 2004, माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन 1957। तो ये ऑलरेडी कानून है हमारे देश में। पर लेकिन कानून अपनी जगह रहते हैं। कानून तो हमारे देश में रेप को रोकने भी लिए हुए हैं, पर क्या रेप रुक जाते हैं देश के अंदर में? तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जरूरी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन फैलाना काफी ज्यादा जरूरी है और खासकर ये अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी है। देखिए एक तो है कि चोरी हो रही है, एक है कि चोरी हो रही है और उसके बारे में कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस तरीके की अवैध गतिविधियों को रोकने का यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है ताकि इलीगल कोई भी अवैध एक्टिविटी इस तरीके की रोकी जा सके। तो एक बड़ी बोला जा रहा है कि कंक्रीट दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है ताकि इन चीजों को रोका जा सके। अवेयरनेस की दीवार, ताकि लोग जो है इन चीजों से अवेयर रहें। अगर आप लोग कोई ऐसा करता हुआ दिखता है तो आप लोग रिपोर्ट करोगे?
कई बार लोकल, अगर आप लोग लोकल हो तो नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये लगता है कि यार ये लोग भी जो है इनकी भी आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति कर रहे हैं, उनके पास में कोई और काम ही नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद सोचो, कोई इंसान जो है वो बेरोजगार है, वो एक तरीके से कहीं पर अगर कोई एक नहीं, चोरी तो नहीं बोला जाए, खैर अगर कहीं पर कोई किसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं इमोशनलिटी वहां पर आ जाती है। तो एथिक्स जो है वो कई बार साइड में हो जाते हैं ऐसी जगह कि यार अपने पेट के लिए ही तो कर रहा है ये, तो वो चीज़ें फिर देखने को मिलने लगती हैं। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप लोगों की क्या राय है आप तो आप लोग बताइएगा। ऑफिसर्स होंगे अगर उस एरिया में आप लोग ड्यूटी पर तो आप लोगों को तो फिर पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, पर लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं रियलिटी में। ओके, मुझे याद है मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था एक बार यहाँ पर एपिडा के बारे में, तो एक बच्चे को डाउट हुआ, उसने बोला सर वो कीड़ा वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसको फिर से पढ़ा देना। मैंने कहा एपिडा था वो, कीड़ा नहीं था, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए जिसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि है क्या। तो एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको कैसे प्रोसेस करना है, फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो 37 ईयर इसको पूरे हो चुके हैं, तो उसके चलते यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन चल रहा था और पीआईबी ने इसको कवर किया काफ़ी अच्छे से। तो सबसे पहले तो एपिडा के बारे में याद रखेगा। इसको जो बेसिकली बनाया गया था ये 1987 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था। तो समझ में आ गया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनके कानून पास कर पार्लियामेंट में बनाई गई है। किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, पहला ही ऑप्शन आप लोगों का होगा, पर लेकिन उसके अंदर नहीं आती है। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। तो अगर कोई भी अगर ऐसा कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको एक्सपोर्ट करना है, ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने का काम करती है एग्रीकल्चर के, और कहीं ना कहीं मॉनिटर का भी यहाँ पर रहता है कि क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, उसको एक तरीके से जो मॉनिटर, एक तरीके से मॉनिटर इंपोर्ट ऑफ द शुगर, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्योंकि जो देखिए दो चीजें हैं, देश के अंदर में कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, हम लोग उसको बाहर से इंपोर्ट करके लेकर आ रहे हैं, तो अपने देश का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, अपने देश के प्रोडक्ट को तो नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना है, वो प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आए जो कि हमारे देश में कम है, जो ऑलरेडी ज्यादा है उसको खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनका भाव जो है नीचे गिर जाएगा। तो फोकस ये कि लोकल कैसे चीजों को लेकर चले, तो वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की बात यहां पर की गई थी, और इसी के चलते इनके द्वारा फोकस किया जाता है कि जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं उनको और अच्छे से प्रमोट उनको किया जा सके, ठीक है। रिसेंट कई सारे इनिशिएटिव देखने को मिले, जैसे फार्मर कनेक्ट पोर्टल, वाराणसी एग्री जो एक्सपोर्ट हब, इसी के साथ में मिलेट्स पोर्टल फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स, ये देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसे इसके इनिशिएटिव भी हैं। दलहन जो अभी बजट में, जिसका अभी एक रिसेंटली एक स्पेशल नाम दिया गया, उसका नाम आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन कौन बताता है दलहन को क्या बोला गया, अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। काफी इंटरेस्टिंग था वैसे, जिस तरीके से दलहन को एक नया नाम मिला। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है, ट्राई जरूर करा करो, ऐसा नहीं कि सही और गलत तो अलग बातें हैं, पर एटलीस्ट ट्राई भी ना करे वो गलत बात है। ओके, ये आर्टिकल वैसे तो मैंने कवर कर दिया था, पर लेकिन इसके ऊपर यार स्टार लगा लेना, ठीक है, क्योंकि एक तो पहली बार ये एक्सरसाइज देखने को मिल रही है और हमारे देश के अंदर में इस तरीके से चीजें कवर की जा रही है कि हमारे देश की साइड से। तो डिफेंस के फील्ड में आप लोगों से पूछा जा सकता है इंडिया और रशिया के बीच में तर्कस के बारे में, CBRN। तो ये एक फर्स्ट टाइम ऐसी एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिली, तर्कस इंडिया और यूएसए के बीच में, हमारे देश से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएसए की स्पेशल जो ऑपरेशन फोर्स है उनकी साइड से। तो चेन्नई में यहां पर ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली, इसमें बेसिकली केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और इसी के साथ में न्यूक्लियर जो वेपन है उनको कैसे टैकल करना है, और कल को कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो कैसे उसको रेस्पॉन्ड करना है, उसके बारे में यहां पर ये न्यूज थी, ठीक है। तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग कोई लैंग्वेज आती है तो वो आप लोगों की ताकत बन जाती है, अगर नहीं आती है तो वो हर्डल बन जाती है। इसी को टैकल करने के लिए हमारे देश के अंदर में भाषणी मिशन स्टार्ट किया गया था। अब उसको यूपीआई इकोसिस्टम के साथ में कनेक्ट करने जा रही है हमारी सरकार, तो काफी शानदार स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। भाषणी मिशन जो है याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इस पर्टिकुलर मिशन को इंटीग्रेट करने जा रही है यूपीआई 123 पेबल, जो बेसिकली यहाँ पर 20 लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर इसको अलाउ किया जाएगा। तो वो लोग जो कि यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे उन तक भी ये चीजें पहुंचाई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि कोस कोस पर बदले बानी, सवा पोस पर पानी, ठीक है। तो एक तरीके से पानी और बानी हमारे देश में बदलती रहती है, तो जरूरत है उसको ट्रांसलेट करने की, तो उसी के ऊपर फोकस देने के लिए मिशन स्टार्ट किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसी के साथ में यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग है, उसमें बहुत ही शानदार फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल के स्टार्टअप और इनोवेशन जो पब्लिक डोमेन में निकल कर आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो भाषणी प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है।
किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो इतना एटलीस्ट आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग भी है और डिफरेंट भी है यहाँ पर, और ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। एक सेकेंड इसको सही कर लेना, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड है खासकर, और एग्रीकल्चर के साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी बात की जा रही है कॉटन के प्राइस के बारे में। आप लोग ये सोचो, मान लीजिए आज की डेट में किसान ने अपने खेतों में कोई कॉटन की फसल उगाई और उसको खरीदने के लिए कोई इंडस्ट्री वाला आ रहा है मार्केट में। आप लोग सोचो कि अगर ऐसा हो कि एक किसान अपने खेतों में उगाए और कोई इंडस्ट्री वाला खरीदना है वो लेकर चला जाए, ये तो एक बात हो गई। पर लेकिन अगर ऐसा हो कि आज किसान अपने खेतों में उगा रहा है और उसी दिन जिस दिन ये उगा रहा है उसी दिन इंडस्ट्री वाला बोले कि इतने भाव में मैं इसको खरीदूंगा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, किसान को भी तसल्ली रहेगी कि हाँ यार मुझे दर दर जाकर बेचना नहीं पड़ेगा और सामने वाला लेने के लिए खड़ा मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभी रिसेंटली बात की जा रही है हमारे देश के अंदर में कॉटन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें यहाँ पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो पिक्चर में आता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है उसके बीच में एक मीडिएटर का काम यहाँ पर किया जाएगा। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रहेगा जिसके थ्रू यहाँ पर मीडिएशन और फैसिलिटेटर का काम करेगा। अगर को कोई दिक्कत होती है तो इससे क्या होगा जो बेचने वाला है बेसिकली उसको भी सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ यार मेरा माल जो है वो बिक जाएगा, और जो खरीदने वाला है उसको भी सिक्योरिटी रहेगी कि मुझे टाइम पर रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो दोनों के बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाएगा। इसी को बोला गया है कि कॉटन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो कल को पूछे किसके बारे में है तो इसके बारे में भी यहाँ पर न्यूज है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गाना सुना है, क्यों सोना सोना करती है सोने पे तू मरती है, सोना नहीं वो पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर सोने के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी बांग्लादेश से हमारे देश के अंदर में यहाँ पर गोल्ड स्मगल्ड किया जा रहा था, गलत तरीके से लाया और बेचा जा रहा था। तो ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे इसको रोकने के लिए यहाँ पर चलाया गया। तो इंटरेस्टिंग ऑपरेशन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है ये जो ऑपरेशन है, हमारे देश में कौन इस तरीके की चीजों को अंजाम देता है, तो ये है DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू एंड इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर ये काम करती है। अभी यहाँ पर इनके द्वारा 24 किलोग्राम, समझ रहे हैं आप लोग, 10 ग्राम कितने का हो रखा है आज के दिन, मुझे 50-60 का हो रखा होगा, मुझे लग रहा है 1 तोला कितने का हो रखा है बताइएगा, मुझे पता नहीं है। तो ये अभी आज की डेट में सोचो 24 किलोग्राम कितने का होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज के डेट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, ये यहाँ पर ये सारी चीजें देखती है, कोई ऐसी एंटी स्मगलिंग एक्टिविटी जैसी यहाँ पर देखने को नहीं मिले। और DRI ऐसे नहीं कि इसी में काम करती है, ये और भी बहुत सारे एरिया है। एक कस्टम एक्ट है 1962 का, इसके तहत इसके प्रोविजन इन्फोर्स की जाते हैं। कोई इस तरीके का हथियार लाता है, आर्म एक्ट NDPS, इसके बारे में सुना है, इसको बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये नहीं जो शाहरुख खान के बेटे वाला केस था। वाइल्ड लाइफ एक्ट, इसी के साथ में एंटीक, जो भी यहाँ पर जो नहीं एंटीक पीस होते हैं उसको अगर इधर उधर ले जाया जाता है तो उसके बारे में बात की जाती है। तो स्मगलिंग बेसिकली रोकी जाती है, यानी कि गलत तरीके से किया गया व्यापार धंधे को रोकने की काम यहाँ पर किया जाता है। कुछ भी इलीगल तरीका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड, कोई भी जो कस्टम ड्यूटी को छुपाने का एक बचाने का तरीका ढूंढते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। तो ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे के बारे में अगर कोई पूछे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में कोई इसको लेकर कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक शब्द कई बार यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं बीमारू। बीमारू जो शब्द है ये कुछ राज्य हैं जिनके लिए यूज किया जाता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक राज्य था। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जब यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का इनॉग्रेशन किया गया और यहाँ पर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, तो बोल रहे हैं कि अब ये शब्द जो है कहीं ना कहीं यूज नहीं किया जाएगा, खासकर इस उत्तर प्रदेश के लिए। अगर बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश, इसी के साथ में राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके लिए यहाँ पर बीमारू शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। पर लेकिन अभी यहाँ पर अगर बात करें कि ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, कि 41% के करीब टोटल पॉपुलेशन है देश की इन्हीं राज्य से आती है। 2001 के सेंसस के हिसाब से 26 तक बोला जा रहा है कि 43, यानी कि मोटे मोटे तौर पर पूरे देश की 50% पॉपुलेशन यहीं से आती है। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था आशीष बोस, 1980 में इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर अगर बात करें कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हेल्थ केयर या एजुकेशन बहुत ही पीछे यहाँ पर इन राज्य के अंदर में देखने को मिल रही थी। इसी के चलते फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर फेल हो जाती थी इन राज्य में आकर। तो इसलिए यहाँ पर इन राज्यों को बीमारू स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर अभी जो प्रकृति है वो चेंज होती है यहाँ पर नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं जो टैग है ये टैग भी अब धूलमित होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ये बातें बोली जा रही है, ठीक है।
तो बेसिक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी इन राज्य से आते हैं, आप लोगों को क्या लगता है चीजें चेंज हो रही हैं या फिर ऐसा नहीं हो रहा है रियलिटी में? अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर देखो तो ऐसा ही कैसे है, आप लोग क्या रहे, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बन जाते हैं। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है G20, ये अभी रिसेंटली आप लोगों को लखनऊ में देखने को मिली। त्रिपुरा के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के थे और यहाँ पर उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, पर लेकिन अभी यहाँ पर जो रैंक ट्राइबल कम्युनिटी है उनको अभी यहाँ पर वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा है असेंबली के इलेक्शन में, तो बड़ी बात है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगवत सिंह किशोरी, ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट से फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो लेटर है यहाँ पर बेसिकली रेजिग्नेशन लेटर जो है वो मिसिंग है रिकॉर्ड से। तो ये अभी एक न्यूज़ सामने निकल कर आई है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं यार जो कि एक तरीके से हमारी धरोहर की कैटेगरी में आती है। तो ये एक काफ़ी एक नहीं सोचने वाला मुद्दा है कि ऐसा कैसे गायब हो गया। तो देखते हैं आगे मिलता है या फिर नहीं। ये न्यूज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और आरबीआई के द्वारा यहाँ पर एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया जाता है जो कि अभी फिलहाल चल रहा है, ये 13 से लेकर 17 तक का। यानी कि ये जो पर्टिकुलर वीक है इसमें लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करने की कोशिश की जाती है, यानी कि लोगों को लिटरेसी एक तरीके से फाइनेंशियल फील्ड के बारे में अवेयर कराया जाता है। तो इसी के चलते इसकी थीम जो थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। बोला गया था कि गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैंने कहा बिल्कुल यानी तकिया कलाम बैठा दिया एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि अच्छा वित्तीय व्यवहार आपका एक तरीके से उद्धार करता है, ऐसा बोला गया, एक तरीके से उद्धार करता मतलब आपको सेव करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आर्मी के द्वारा बोला गया कि लगभग 80 डील साइन की गई है 15,000 करोड़ की। तो जनरल पांडे के द्वारा ये बात बोली गई है। कौन है आज के दिन में आर्मी के चीफ, बताइए, पूरा नाम आप लोगों को बताना है, मैंने गायब किया है यहाँ से नाम, ठीक है, ताकि देखूं। और जिसको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन भी क्या यूपीएससी में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर उठा के देखेगा। आई थिंक 2017-18 का होगा मुझे लग रहा है। पूरा बकायदा क्वेश्चन पूछा गया था कौन से नंबर के आर्मी चीफ हैं, यही है क्या, 3 स्टेटमेंट में दे रखा था पूरा का पूरा। तो पुराने क्वेश्चन देखोगे उठाकर तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा एक्वायर कर ले गए यहाँ पर सोनाटा फाइनेंस, ये 537 करोड़ में। तो ये डील हुई है अभी यहाँ पर, तो एक अच्छी डील है, देश को प्रोग्रेस की ओर लेकर जाएगी। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वर्ल्ड रेडियो डे। तो यहाँ पर रेडियो एंड पीस इसकी थीम थी, किस डेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी। तो ये था इसके बारे में। साइप्रस के जो फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, इनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं देश के। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने सीडीएस के पेपर देखे होंगे तो डायरेक्ट यूपीएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड। यूएसए ने जैसे चाइना का अभी गुब्बारा मार के फेंका था, ऐसे ही यहाँ पर 4 ऐसे बोला जा रहा है कि रिसेंटली ऑपरेशन यूएसए के द्वारा अभी देखे गए हैं कि यूएसए ने 4 ऐसे ऑब्जेक्ट अभी मारकर गिराए हैं, ठीक है। तो यूएसए जो है एक तरीके से, अब ये ऐसे ऑब्जेक्ट आ कहाँ से रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये तो देखो, उन्हें तो ऊपर वाला ही जाना है, ऊपर से आ रहे हैं। तो पता नहीं, जो भी है। साइक्लोन ये है बेसिकली गैब्रियल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी वजह से इमरजेंसी लग गई है न्यूजीलैंड के अंदर में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, जो नॉर्दर्न लैंड है उसके अंदर में यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। आइलैंड जो देश होते हैं ना, आइलैंड जो एरिया होता है, उनके ऊपर ये बड़ी भयानक दिक्कत होती है। साइक्लोन वगैरह जैसी जो कंडीशन बनती है, मतलब खस्ता हालत कर देती है। तो ये भी एक इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग जानते हैं ये सारे जो वर्ल्ड के क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का बर्थडे देखा था जो मैंने डिस्कस किया था। तो बात की जा रही है भारत कोकिला किसको बोला जाता है, इंदिरा गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, या यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी, या फिर लता मंगेशकर जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है हु इज द ऑथर ऑफ ये कलेक्शन ऑफ द पोएम टाइटल गोल्डन। देखिए आप लोगों से पूछा सकते हैं गोल्डन जैसे कि थ्रेशोल्ड ये नामक अगर बात करें तो ये कविता संग्रह किसका है। तो ऐसे इसके साथ में और भी पूछा सकता है, वो मैं बताऊंगा क्या पूछा सकता है, और ये इन्हीं से रिलेटेड है। पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए। अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू जी। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बंगाली न्यूज़पेपर है जिसका नाम है समाचार दर्पण। तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, अरे दोनों जगह एक ही नाम हो गया यार, ठीक है। माय गॉड, दो ऑप्शन
आपके तो मजे आ गए, अब 3 में से आंसर देना है। चलिए आपके ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है। अब 3 में से आंसर चूज करना है आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है बेसिकली मार्समैन। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सही आंसर क्या है आप लोगों को ये चूज करना है। यहाँ पर आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है, इनको रोको और पढ़ो तो देखता हूं कौन सही आंसर यहाँ पर बताता है। वैसे अगर थोड़ी सी बात पता है ना कि ये बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड होती है, अगर थोड़ा सा भी कुछ कुछ पता है तो आप लोग आंसर दे दोगे। एक शब्द ही पता है ना O3, तो भी आप लोग आंसर दे दोगे। अब तो हिंट मिल गया होगा। चलिए आंसर तो देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है, ठीक है। अब तो आंसर दे दोगे जहां तक मुझे लग रहा है। आया समझ में O3? चलिए आंसर दीजिए। ये है आप लोगों के साथ में डल लेक। तो डल लेक आप लोगों के सामने यहाँ पर कहां पर लोकेटेड है, ये कई बार न्यूज में भी रहती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो डल लेक आप लोगों को श्रीनगर के अंदर में देखने को मिलेगी, और श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल भी है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की। सेकेंड लार्जेस्ट लेक है यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें, और काफी एक टूरिस्ट जो लोकेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। इसको यहाँ पर लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, और ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। तो एक तरीके से आप लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, शब्द देखिए आप लोग यहाँ पर, कश्मीर के ताज में एक गहना, ठीक है, हिंदी में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, और मछली पालन के लिए भी काफी अच्छी है डल लेक। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स अगर आप लोगों को देखनी है यहाँ पर, तो बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है। थोड़ा सा रिविजन अगर करने का मूड हो तो थोड़ा सा इसको बैठ के एक बार निहार लीजिएगा, तो आप लोगों के जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये सीसेट का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर एक बार इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेना, फिर पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। सीसेट को साथ में लेकर चलना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी, यहाँ पर अगर बात करें भारत कोकिला जी के बारे में, तो यहाँ पर ये काफी हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। सरोजनी नायडू जी को यहाँ पर द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से आप लोग जानते हैं, भारतीय कोकिला के नाम से भी इनको जानते हैं। और हमारे देश में जो नेशनल वुमेन्स डे जो है वो 13 फरवरी को इन्हीं के नाम से कनेक्टेड आप लोग देख सकते हैं। हैदराबाद में जन्म हुआ था 1879 में, याद रख सकते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सरोजनी नायडू जी को केसरी हिंद का मेडल भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एपिडेमिक के टाइम पर इनको दिया गया था। द नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बाकी गोल्डन जो यहाँ पर बेसिकली देखिए आप लोग, ये जो मैं चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 2-3 किताबों के नाम, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये इन्हीं से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बात की जा रही है सरोजिनी नायडू जी के बारे में। इसी के साथ में जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वो भी इनसे रिलेटेड है, नेक्स्ट वाला, ये आप लोग यहां पर देखते हैं। तो याद रखिएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है 1905 में इनके द्वारा लिखी गई। द बर्ड ऑफ द टाइम यहां पर 1912 में लिखी गई। एंड द ब्रोकन विंग्स इन्हीं के द्वारा लिखी गई, ब्रोकन विंग 1912 में, ठीक है। तो ये इन्हीं की राइटिंग्स थी। अगर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये मार्समैन, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। बंगाल जो बंगाली न्यूज़पेपर है समाचार दर्पण, ये पहला न्यूज़पेपर भी बोला जाता है कई बार कि इंडिया का ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था, अगर आंकड़ों के हिसाब से माने तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, बात की जा रही है 1818 की, काफी पुरानी बात है। और बंगाली ये एक समाचार पत्र यहाँ पर हुआ करता था, और उस टाइम पर देश के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं अगर इसके बारे में याद रखना चाहते हैं। बाकी ओजोन के बारे में आप लोगों को पता है, यहाँ पर अर्थ ओजोन लेयर एलिमिनेशन के बारे में, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सामने यहाँ पर निकल कर आया था। तो ये एक तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल है इनके बारे में याद रखते हैं। 1887 में इसको अडेप्ट किया गया था, यूएन की जो ट्रीटी थी 197 यूएन के जो टाइम पर स्टेट थे उनके द्वारा इसको रेटिफाई किया गया था। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन बने कई बार, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं पर एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इसका आंसर ए आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। बाकी डल लेक आप लोग की हुई गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो बताना, कौन कौन घूमने गया है, किस किस ने देखी है तो बताना। कभी हमारा मौका लगेगा हम घूमने जाएंगे तो हम बताएंगे भाई साहब, ठीक है। आइए अब आप लोग कुछ नए शब्द सुनाता हूँ, अंग्रेज बनाता हूँ। अंग्रेजी बोलना लिखना समझना चाहते हैं तो ये शब्द आप लोगों को पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इन शब्दों से सीख जाओगे, ऐसे ऐसे वो शब्द आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो आते ही हैं, इसी के साथ में आंसर राइटिंग अच्छी कर पाओगे अगर शब्द अच्छे होते हैं। पहला शब्द जो है यहाँ पर ये है वेग, नहीं सुना, बड़ा ही वेग लग रहा है यार, यानी कि एक तरीके से अनिश्चित है, कंफर्म नहीं है यार, क्या है ये, सही है या फिर गलत है।
इनडिफाइन आप लोग बोल सकते हैं, अनसर्टेन बोल सकते हैं, मतलब क्लियर नहीं है यार कुछ भी, मतलब रफली थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया वेगली, और बिल्कुल एक तरीके से सिग्निफिकेंस बिल्कुल कंसिडर किया गया, भाई साहब साफ साफ दिखाया जा रहा है, एकदम बिल्कुल नाक की सीध में चले जाना, वहां पे एकदम बिल्कुल सारी चीज सही दिखाई दे रही है। तो वो क्या हो गया, वो बिल्कुल एकदम फिक्स हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कई सारे शब्द तो ना तोड़ मोड़ के बना देते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। नेक्स्ट है पोसिट। तो यह प्रस्तुत करना या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं किसी चीज को एक्सेप्ट करना, मंजूरी भी देना आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एज्यूम करना कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है, कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसको बोलते हैं पोजिट, ठीक है। तो ये एक काफी अच्छा शब्द है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। बाकी अगर बोले तो इग्नोर कर दिया, ठीक है, कि हाँ इसके बारे में कुछ नहीं पता है, डिसरिगार्ड, वो वाली चीजें हो गई। तो ये शब्द जो होते हैं अगर इनको आप लोग देखोगे ना, इनका अपोजिट और ये वाला शब्द इस तरीके से, तो आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कैस्टिगेटेड। तो एक तरीके से यहाँ पर इसका मतलब है आलोचना करना। आलोचना आज के डेट में एक ऐसी चीज है, खासकर अगर पॉलिटिक्स आप लोग देखोगे तो ये चीज बड़ी नॉर्मल सी आप लोगों को लगेगी। तो यहाँ पर आलोचना करना ही बोलते हैं कई बार, एक तरीके से सजा देना, फटकार लगाना, एक ही तरीके के शब्द आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पर कई बार यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है एग्जैस्परेट। तो यहाँ पर ये होता है एक तरीके से परेशान करना, एक तरीके चिढ़ जाना, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट होना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर आप लोग जरा से भी उनके साथ में कुछ ना मजाक कर देते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने कहा अब की बार आना तो वो डंडे से मारेंगे पकड़ के, ठीक है। तो उनके साथ में ज़्यादा मजाक नहीं करना। तो एक तरीके से रेस्पेक्ट करो यार, पर हाँ ये नहीं कि मजाक करने पे लग जाओ, कई बार मजाक उड़ाने लगते हैं तो गलत चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेल, ये होता है अनैतिक, यानी कि गलत है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा आप लोग कुछ करते हो बुजुर्गों के साथ में तो वो गलत है, वो अनैतिक है। इसीलिए कहते हैं कि एक तरीके से जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ में आप लोग अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो वाली बात आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये एक तरीके से वीक बोला गया है यहाँ पर, इसी के साथ में डेलिकेट बोला गया है। तो ये शब्द यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो कई तरीके के शब्द जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स, उसका अपोजिट होता है एंटोनिम्स। तो ये बड़े ही फ्रीक्वेंटली पूछाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो अगर सेंटेंस फ्रेम करोगे इनके ऊपर तो लंबे समय तक याद रख पाओगे, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, फुर, ठीक है, फिर नहीं मिलने वाले हैं ये। तो फुर करने से बचाना है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा अपना नजर गड़ाना है, ओके। ये था आज का डिस्कशन। तो कैसा लगा वीडियो, और कल आप लोगों ने जय हिंद लिखा दबाकर, अच्छा लगा मुझे यार इस तरीके से। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से तो अच्छा ही मुझे लग रहा है, अंग्रेजों की प्रवृत्ति छोड़ो, जय हिंद लिखो, मस्त अंदर से फीलिंग आती है। तो कैसा रहा, जय हिंद। तो अच्छे से यार एंजॉय करो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। इसी के साथ में मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है हिंदी और इंग्लिश में तो मिल जाएगी टेलीग्राम पर। इसी के साथ में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं studyloverveer@gmail.com पर भी। कोई भी ऐसी वीडियो लगती है जो मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ में, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों को फायदा हो, कोई अवेयरनेस की वीडियो हो तो आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। बाकी आसपास सफाई रखो, अपने देश को सुंदर बनाओ, और इसी के साथ में अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर आगे बढ़ते जाओ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आता है तो अपना प्यार दिखाकर दूसरों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद बोलना है, ठीक है। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, खुश रहो और एंजॉय करो दिन को, ओके।